अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलातु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। मेरे प्यारे साथियों, टीम उम्मीद की जानिब से मैं आपका मेज़बान आतिक बिन साद दोबारा आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, हमारी एक बेहतरीन टीम के साथ, जो इंशाअल्लाह ताला आज आपके सामने हम जिक्र करेंगे। वो हमारा आज का टॉपिक है व्हाट नेक्स्ट आफ्टर इंजीनियरिंग। यानी कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग कर लेते हैं किसी के फोर्स से, या फिर अपनी ख्वाहिश से, या फिर जो स्ट्रीम उनको मिल जाए वो इंजीनियरिंग कर लेते हैं। उसके बाद फिर आप परेशान होते हैं कि अब हमको करना क्या है। इंशाअल्लाह ताला इस जानिब आपकी रहनुमाई की जाएगी हमारे सुन्नी दावत इस्लामी टीम उम्मीद के प्लेटफॉर्म से। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो सुन्नी दावत इस्लामी की जो टीम उम्मीद है, ये ये हम काम करते हैं अंडर द स्पिरिचुअल गाइडेंशिप ऑफ अमीर सुन्नी दावत इस्लामी कारी मौलाना मोहम्मद शाकिर नूरी साहब क़िबला मददुल्लाहु नूरानी। और ये बेहतरीन मेंटरशिप में हम काम करते हैं कारी मोहम्मद रिजवान खान कादिर साहब क़िबला, प्रिंसिपल हाशमिया स्कूल मुंबई। आइए हम आगे बढ़ने से पहले हम पहले इस चीज़ को गौर कर लें कि जो हमारे साथ आप लोग जुड़े हुए हैं, तो ये आप जब हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें कि आप बिल्कुल अटेंटिव बैठें, साथ में अपने नोट्स बनाएं, एक पेन और पेपर साथ में रखें, पेन और नोटबुक साथ में रखें। और अगर आप लेट कर या थोड़ा टेका लेकर या फिर थोड़ा संडे का दिन है, थोड़ा आराम के साथ अगर आप बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल आप अलर्ट हो जाइएगा। एक बेहतरीन टॉपिक के साथ टीम उम्मीद आज आपके सामने आई है। इंशाअल्लाह ताला आपके उन सवालों का भी जवाब हम देंगे जो आपके दिमाग में होंगे, जो आप सोचते होंगे कि यार हम तो ये सोचा भी नहीं था। इंशाअल्लाह बेहतरीन एक्सपर्ट के साथ आज हम आपके सामने आए हैं। अगर आप लेट कर देख रहे हैं तो उठकर बैठ जाइए, टेका ले हुए तो थोड़ा अलर्ट हो जाइए, पेन और नोट्स बनाइए। और अगर आप अपना फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं तो ये लैंडस्केप मोड में अपने आप फ़ोन को रखें। और फ़ोन में अगर आप देख रहे हैं तो लैंडस्केप मोड में भले ही बड़े ही अटेंटिव होकर ईयरफोन लगाकर आप बैठें, क्योंकि ये जो आज का टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप इसको और इंटरेक्टिव बनाएं। आप हमारे साथ फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, आप हमारे साथ एसजीए चैनल पे जुड़े हुए हैं। जो आपके सवालात आते हैं आप एसजीए चैनल पे इसको पोस्ट कीजिएगा, आप फेसबुक पर इसको पोस्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह हमारी बैकएंड टीम के जरिए से वो क्वेश्चन आप तक पहुंचाए जाएंगे और उन क्वेश्चंस के साथ हम आपके जवाबात भी हम देंगे। और आइए मैं अपनी इस सेशन को आगे बढ़ाता हुआ मैं हमारे मेहमान को दावत दूं। हमारे आज के पहले मेहमान हैं सलमान पेटीवाला भाई, जो आपके और हमारे हम तमाम के हर दिल अजीज बहुत ज़्यादा मकबूल शख्सियत, शहरे मुंबई के और मुल्क हिंदुस्तान के बहुत ही ज़्यादा माने जाने वाले, जो लोग पसंद करते हैं आपके गुफ्तगू को और आपके प्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मेरी मुराद ये हमारे सलमान पेटीवाला भाई, जो कि हैं तो मैकेनिकल इंजीनियर, लेकिन ये काम करते हैं एरोप्लेन्स का। अपने एरोप्लेन्स जो होते हैं, प्लेन को बनाते हैं, उसके आप इंजीनियर हैं। और बड़ी ही वन ऑफ द लीडिंग एमएनसीज में आप जॉब करते हैं माशाल्लाह। और हमारे दूसरे पैनलिस्ट जो हैं वो हैं, इनका नाम भी सलमान है, ये है हमारे सलमान शेख सर, जो कि आप आईटीआई एक्सपर्ट हैं, जो आईटीआई की स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं, लोगों की वहाँ पर रहनुमाई करते हैं, लोगों को बताते हैं कि आईटीआई के बारे में, आईटीआई करने के बाद जो उनके कन्फ्यूजन्स होते हैं इनको दूर करते हैं। तो इन दोनों पैनलिस्ट के साथ में आज के हम इस सेशन को आगे लेके बढ़ते हैं। मैं सब में पहले सलमान भाई आपका मैं खैर मकदम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलमान भाई कैसे हैं आप? जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अल्लाह का करम है। जज़ाकल्लाह आतिक माशाल्लाह। सर इंट्रोडक्शन के लिए। जी, बहुत बहुत अगर शुक्रिया सलमान भाई, आपने अपना वक्त निकाला और आपने टीम उम्मीद के इस सेशन को लेने के लिए आपने जो मेहनतें की हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी इन मेहनतों को कबूल फरमाएं। और दूसरे हमारे जो साथी हैं जनाब सलमान शेख सर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर आतिक भाई। कैसे और हैं सलमान भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई जी और उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस दुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये जो दो एक्सपर्ट हैं हमारे,
इतना सब्जेक्ट पे ये महारत रखते हैं। आप खुद देखेंगे कि आज ये जो हमारी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में लोग अपने करियर से मायूस हो चुके हैं। करियर में आगे कुछ मिलता नहीं है तो क्या करते हैं, वो समझते हैं कि मैं अपने करियर को बराबर सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो लिहाजा मैं कुछ और कर लूंगा। सही रहनुमाई वो लोग को नहीं मिलती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ टीम उम्मीद मौजूद है। आपकी तरफ टीम उम्मीद वो स्ट्रीम पे हेल्प करती है, जैसे कि हेल्थ केयर स्ट्रीम है, जैसा कि एजुकेशन स्ट्रीम है, जैसे प्रोफेशनल सर्विसेज है, जाने जो वर्कशॉप्स आपके यहाँ हम जाके कंडक्ट करते हैं। इंशाल्लाह 23 को आइंदा संडे इंशाल्लाह ये गुलबर्गा शरीफ में प्रोग्राम रहेगा हमारा, जो कि ऑफलाइन प्रोग्राम रहेगा। और फिर 24 को पुणे में हमारा प्रोग्राम रहेगा। तो ये टीम उम्मीद अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन में ये अनलॉक हुई है, और लॉकडाउन के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह ये हम मुख्तलिफ जगह पर जाकर हम अपने सेमिनार्स करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, और इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स हमको आ रहा है कि लोग हमको दावतें दे रहे हैं कि आप यहाँ पर आए, ये सेशन हमारे बच्चों की आप रहनुमाई कीजिए। कई स्कूल्स वाले हमको कांटेक्ट करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नी दावत इस्लामी की दुआओं से, कारी मोहम्मद रिजवान खान खालिद साहब किबला की उनकी शफ़क़तों से अल्हम्दुलिल्लाह हम इतना ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। और ग्रो करते करते हम आपके उन जो पेन पॉइंट्स हैं, उन पेन पॉइंट्स को हम दूर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। आज का जो हमारा एजेंडा है, आज का हमारा जो टॉपिक है, वो है व्हाट आफ्टर इंजीनियरिंग। तो लोग क्या करते हैं कि पहले तो इंजीनियरिंग कर लेते हैं। जब इंजीनियरिंग कर लेते हैं तो कर लेने के बाद आप सोचते हैं कि भाई इंजीनियरिंग तो हम कर लें, जैसे तैसे थोड़े गाइड मिल गए या फिर उनको नोट्स मिल गए तो वो नोट्स पढ़ लेते हैं, कुछ रट्टा मार लेते हैं, कैसे तैसे पास कर लेते हैं। लेकिन अब उनको समझ नहीं आता है कि अब हम आगे करें क्या, किस स्ट्रीम में जाएं। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है तो कहता है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक में जाऊं, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉनिक के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, फिर साथ में कम्युनिकेशन सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो कम्युनिकेशन में जाऊं। अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर है तो वो डायरेक्ट फील्ड वाला जॉब करे या फिर कुछ और जॉब करे। अगर कोई कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है तो क्या वो कंप्यूटर फील्ड में जाएं या वो आईटी में जाएं। ये तमाम जो सवालात है, इंशाल्लाह इन सवालात को आपकी हम दूर करने की कोशिश करें। तो मेरी सलमान भाई से ये गुजारिश है, सलमान पेटी वाला सर से, कि सर आप बताएं कि जब इंजीनियरिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है और कुछ लोग कोशिश करते हैं कि इंजीनियरिंग तो कर लें, लेकिन ऐसे इंस्टीट्यूशन से वो इंजीनियरिंग नहीं कर पाते जहां पर कैंपस प्लेसमेंट्स हों। अगर जहां पर कैंपस प्लेसमेंट्स ना हो तो वो अपने आप को कैसे अपस्किल करें और कहाँ अपनी अपनी वो रोजी तलाश करें। जज़ाकल्लाह आतिक सर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा आतिक सर। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपका सवाल जो है वो अपनी फर्स्ट स्लाइड एजेंडा पे ही रखा है, और ये क्वेश्चन भी इंशाल्लाह मैं कवर करने की कोशिश करूंगा कि आज क्या क्या चीजें बताई जाएगी। बहुत अच्छा पॉइंट आपने आतिक सर बताया कि लोग इंजीनियरिंग ले लेते हैं, पर मैं एक अपने सेशन की स्टार्ट एक जोक से करूंगा। आप कहेंगे सर एसडीआई चैनल पे जोक्स मार रहे हैं, सुभान अल्लाह मैं सुभान अल्लाह। एक जोक से या एक हल्की फुल्की बात से स्टार्ट करता हूँ। किसी ने कहा था कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज में लोग अपना करियर सोचते हैं क्या करना है, उसके बाद इंजीनियरिंग लेते हैं। ये फॉरेन में ऐसा होता है, पर इंडिया में उल्टा होता है। इंडिया में पहले इंजीनियरिंग लेते हैं फिर सोचते हैं क्या करना है। तो ये एक्चुअली एक रियलिटी भी है और जोक भी है। तो करेक्ट करेक्ट। इंशाल्लाह मैं इस पे गुफ्तगू करूंगा, बात बताऊंगा कि जॉब। सबसे पहले देखिए, मैंने ना डिवीजन इस तरह से किया है करियर्स का या एजेंडा का, कि सबसे ज्यादा बच्चे क्या चाहते हैं। तो 90% बच्चे जो बीटेक करते हैं या बीई करते हैं, उसके बाद सबसे पहले वो चीज जो चाहते हैं वो जॉब चाहते हैं, ठीक है। 10% ऐसे होते हैं जो मास्टर्स करना चाहते हैं। अब मास्टर्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, वो भी इंशाल्लाह कवर करेंगे। पर आज का जो सेशन है, मैं स्टार्टिंग में ये बात बता दूं कि जो बच्चे सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में, थर्ड ईयर इंजीनियरिंग में या फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में, वो इस सेशन को बहुत ध्यान से सुने। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइवेट सेक्टर के जॉब्स के बारे में। कई स्टूडेंट, आतिक सर आपको भी मैसेज करते होंगे, मुझे भी मैसेज करते हैं कि सर फाइनल ईयर आ गया, अब क्या करना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जॉब कैसा लेना। या कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इंजीनियरिंग हो जाती है, सर एग्जाम भी हो गया, अभी हमारे पास जॉब नहीं है, जॉब कैसा ढूंढा जाता है। तो उनके लिए कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स यहाँ पर शेयर की जाएगी। तो चलिए मैं चलता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ, और उन सवाल के जवाब भी इंशाल्लाह मैं देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑन कैंपस जॉब की। ये खासियत है इंजीनियरिंग की।
बाकी कुछ और फील्ड्स में भी ऑप्शन है, पर इंजीनियरिंग की एक खासियत है कि जब आप कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उस इंजीनियरिंग कॉलेज में कंपनीज आके जॉब ऑफर करती है। बहुत सारे ऐसे करियर आई में से करियर्स है, प्रोफेशंस है जहां पर कॉलेज में कंपनी नहीं आती। मिसाल के तो किसी को नेम नहीं करूंगा, कोई ऐसे करियर को नेम नहीं करूंगा, पर कुछ ऐसे मिसालें दूं, बीए, बीकॉम, बीएससी, हो सकता है कैंपस में कंपनीज आती हो, पर उस स्केल से नहीं आती जिस हिसाब से इंजीनियरिंग में आती। तो इंजीनियरिंग वालों को बहुत बड़ा एडवांटेज है ये कि उनको जॉब ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। जॉब ढूंढने वाली कंपनी उनको ढूंढते ढूंढते उनकी कॉलेज में आती है। ये बहुत बड़ी चीज है। तो दैट ब्रिंग्स मी टू माय फर्स्ट बुलेट, टेक द कैंपस जॉब वेरी सीरियसली। कैंपस प्लेसमेंट्स को बहुत सीरियसली लेना जरूरी है, क्योंकि एक बार कंपनी आके चले गई तो फिर लास्ट टाइम में मैंने ये बात कही थी किसी सेशन में कि देखिए, जब कैंपस में आपकी कोई कंपनी आती है तो वो आपको ढूंढते हुए आती है, पर अगर आप कैंपस एक बार खत्म हो जाए तो आपको उनको ढूंढते हुए जाना पड़ेगा जॉब पे। तो ये इसमें बड़ा फर्क है। प्लीज गिव दैट कंप्लीट अटेंशन, जैसे कहा जाता है, गिव दैट अ कंप्लीट अटेंशन और टेक दैट वेरी वेरी सीरियसली। इसमें पहला पॉइंट ये है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेंटेन अ मिनिमम सीजीपीए। सीजीपीए या परसेंटेज एक मिनिमम कट ऑफ होती है। हर कंपनी जब कैंपस में आती है तो एक कट ऑफ रखती है। मिसाल के तौर पर कहती है कि हमें सिर्फ 70% के ऊपर वाले स्टूडेंट चाहिए। अब ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने थोड़ा इंजीनियरिंग को जो लाइटली ले लेते हैं, 65-55% आते हैं, वो ऑटोमेटिकली इनएलिजिबल हो जाते हैं उस कंपनी के लिए बिना कुछ करे। जिसे कहते हैं रेस में पहले से ही बाहर हो जाएंगे। अब वो इंटरव्यू और बाकी और राउंड्स तो बाद में फेस करेंगे, पहले उनका मिनिमम कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुआ। तो इसके लिए जो मिनिमम सीजीपीए है या मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट है, आपको वो क्लियर करना बहुत जरूरी है। मेक अ गुड रेज्यूमे। जब आप ये ना सोचे कि कॉलेज तो, कंपनी तो मेरे कॉलेज में ही आ रही है, रेज्यूम बनाने की क्या जरूरत है, देख लेंगे, हमारी कॉलेज है, हमारा ही प्लेसमेंट सेल है, सब कुछ हमारा है। पर ये भी आप सोचे कि करियर भी हमारा ही है, करियर भी आपका ही है। अगर आप गड़बड़ करते हो तो गड़बड़ भी आपकी ही है। तो सबसे पहली चीज है कि भले से आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं, आप 4th ईयर में हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, रेज्यूमे बहुत जरूरी है बनाना। कुछ कुछ स्टूडेंट्स आतिक सर ये सोचते हैं, अरे मैं तो फ्रेशर हूँ, मैं रेज्यूमे में क्या लिखूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं उनको कहता हूँ कोई बात नहीं, आपको कुछ समझ में ना आए, कुछ चीजें तो आप बेसिक लिख ही सकते हैं। कम से कम आपका फेवरेट जो सब्जेक्ट है, या लेट्स से 2 सब्जेक्ट्स आपके फेवरेट है, कम से कम वो ही आप रेज्यूमे में लिख के जाइए कि माय फेवरेट सब्जेक्ट्स। क्योंकि अगर आप एक बार, आतिक सर मैं आपको बात बताऊं, क्योंकि मैं भी जी इंटरव्यूज सर। लेता हूँ, जी सर। जब स्टूडेंट कोई सब्जेक्ट का नाम लिख देता है ना अपने रेज्यूमे में, तो फिर इंटरव्यू में जो इंटरव्यू लेने जाता है, जनरली जो इंटरव्यूअर होता है वो उसी सब्जेक्ट के रिलेटेड पूछेगा, तो उसको बहुत लगेगा ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ पर लिया है सलमान भाई, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि जब मैं अपनी इंजीनियरिंग पास किया था तो उसके बाद मैं सोचने लगा कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग अपनी कंप्लीट किया। तो वहाँ पर जो जॉब्स आते थे, तो मैंने क्या किया कि अपने मेमो को मैंने थोड़ा सा इसको गो थ्रू किया, कि मैंने महसूस किया कि इलेक्ट्रॉनिक वाले सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स थोड़े से कम हैं, लेकिन कम्युनिकेशन वाले सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स अच्छे ज़्यादा है, तकरीबन 70+ से 65+ है। तो मैंने देखा कि जब इलेक्ट्रॉनिक में मुझे मार्क्स कम आते हैं तो फिर कम्युनिकेशन में अच्छे हैं, तो क्यों ना मैं ऐसे सब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट करूं जिसमें मैं अपने इंटरेस्ट को पाता हूं, और जहाँ पे वहाँ पे मैं अपना जब वक्त गुजारूंगा तो मैं एंजॉय भी करूंगा उसको इंशाल्लाह ताला। तो मैंने क्या किया, कम्युनिकेशन में जब मैं गया तो फिर मैं नेटवर्क नेटवर्क की तरफ चला गया मैं, तो फिर मैं वहां से नेटवर्क इंजीनियर बना फिर। तो ऐसे ही अपने आप को करियर को तलाश करने के लिए थोड़ा सा सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ प्रमोशन की हमको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, है ना। कि यहाँ पे जो आप पॉइंट आपने बताया कि रेज्यूमे में वो लिखो जो सब्जेक्ट में आप इंटरेस्ट रखते हो, जहाँ पे आप अपने आप को बेहतर पाते हो। बहुत ही बेहतरीन पॉइंट आपने बताया सलमान सर। राइट, भले से आप 2 सब्जेक्ट लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसा सब्जेक्ट लिखो जिसके बारे में आपको कुछ भी पूछा जाए आपको पता होना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्टिंग इंप्रेशन। मैं इंटरव्यू में एक बात बताता हूँ, कभी कोई इंटरव्यू में अगर किसी स्टूडेंट को अगर पहले क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम धम से नीचे गिर जाता है। फिर सेकंड वाले का अगर उसका आंसर आता भी होगा तो भी वो प्रॉपर्ली नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस वैसे ही मर चुका है, जिसे कहा जाता है।
तो बड़े सीरियसली अपने रेज्यूमे को ले, अपने सब्जेक्ट्स डाले। रेज्यूमे पे इंशाल्लाह डिटेल सेशन हमने किया है, कोशिश करेंगे आने वाले सेशन में इंजीनियरिंग रेज्यूमे किस तरह से हो उस पे भी एक सेशन करेंगे अल्लाह ने चाहा। मैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट बुलेट, मैं बहुत फास्ट अपने बुलेट्स के थ्रू जा रहा हूं क्योंकि मैं जल्दी से कवर करना चाहता हूँ। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स बहुत लाइटली लेते हैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मैं बहुत फ्रैंकली और ओपनली आज कहता हूँ कि कहीं से प्रोजेक्ट कॉपी करते हैं या कहीं से प्रोजेक्ट खरीद के भी लाते हैं। सब पता है, टीचर्स को भी पता है, सबको पता है कि वो प्रोजेक्ट कहीं से खरीद के लेके आए और चिपका दी। हिंदी का वर्ड यूज करूंगा, लिटरली ये वर्ड यूज किया जाता है इंजीनियरिंग वालों के साथ, प्रोजेक्ट कहीं से लेके आए और चिपका दी। इसमें क्या होता है कि ठीक है आपको अपने मार्क्स मिल गए, नो प्रॉब्लम, मार्क्स के इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, पर प्रोजेक्ट में किस तरह से आपको एक प्रॉब्लम को अप्रोच किया जाता है वो आप नहीं सीख पाए। बहुत बड़ी चीज मिस हो गई। प्रोजेक्ट का मतलब ही ये है, हमारे आतिक सर भी इस बारे में एग्री करेंगे, सलमान सर भी इस बारे में एग्री करेंगे कि जब आप कॉर्पोरेट जॉब करते हैं तो आप बेसिकली प्रोजेक्ट्स पे ही काम करते हैं, कुछ और चीज पे नहीं, प्रोजेक्ट पे। और प्रोजेक्ट का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम आपके सामने, आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर आपने वो ही नहीं सीखा तो फिर आपने इंजीनियरिंग क्या, कहीं और से किसी का प्रॉब्लम लेकर के आपने बस कट एंड पेस्ट कर दिया, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। भले से आप प्रोजेक्ट बनाइए, कोई बात नहीं, बहुत हाई फाई बनाने की कोई जरूरत नहीं है, नोबडी इज एक्सपेक्टिंग। देखिए मैं बहुत अपने बीटेक वालों के साथ एक ओपनली एक बात बताता हूँ, कोई आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप अपने 4th ईयर में कोई बहुत बड़ा ऐसा पेटेंट लेके आएंगे जिससे करोड़ों कमा लेंगे। इम्पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। एक्सपेक्टेशन ये नहीं, एक्सपेक्टेशन बहुत सिंपल सी ये है कि आप जो भी अपना प्रोजेक्ट करें बड़े सिंसियरली करें। अपने जो पढ़ाई है, थियोरेटिकल पढ़ाई जो आपने चाहे फर्स्ट ईयर में हासिल की हो, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, वो 4th ईयर प्रोजेक्ट में अप्लाई करें। एक्सपेक्टेशन इज वेरी सिंपल, जस्ट अप्लाई व्हाट यू हैव स्टडीड। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मॉक इंटरव्यूज। कॉलेजेस में मॉक इंटरव्यूज रखे जाते हैं। कई मैंने ऐसे मॉक इंटरव्यूज देखे कि मॉक इंटरव्यूज एक तरह से आपको प्रिपेयर करने के लिए होता है। देखिए मैं बहुत ऑनेस्टली एक बात बताता हूँ, मॉक इंटरव्यू ये कॉलेज के लिए नहीं होता। मैं कई कॉलेजेस के प्लेसमेंट सेल कोऑर्डिनेटर्स के कांटेक्ट में रहता हूँ, बेचारे परेशान रहते हैं कि मॉक इंटरव्यू के लिए किसी को बुलाया, वो गेस्ट तो आ गए पर स्टूडेंट ही नहीं आया मॉक इंटरव्यू देने। तो ये बड़ी एक हंसी की बात हो जाती है कि जिसके लिए रखा गया अगर वो ही नहीं आना चाहता है तो फिर क्या कह दे। सलमान सर, एक्चुअली ये प्रॉब्लम ये है ना कि अपने आप को ये जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने आप को जाहिर नहीं करना चाहते हैं, अपने काबिलियत को बताना नहीं चाहते। तो इनके ये फियर को दूर करने के लिए क्या किया जाए? देखिए मॉक इंटरव्यू ऐसी चीज है ना आतिक सर, मैं आपको बहुत सही बात बता रहा हूँ, बहुत स्टूडेंट डरते हैं, अरे मेरी खामियां मुझे पता चल जाएगी या मेरी खामियां दुनिया को पता चल जाएगी। लोग मुझे हो सकता है टॉपर बुला रहे हो पर मेरा बेसिक सब्जेक्ट भी वीक हो। देखिए खामियां आप अगर अपनी मॉक के इंटरव्यू में पकड़ लेते हैं तो वेरी गुड, क्योंकि आपके पास सुधरने का मौका होता है। फाइनल इंटरव्यू में जाके, कंपनी में जाकर के वहां खामियां पकड़ी गई तो आप ये नहीं बोल सकते कि आज मेरा दिन बहुत खराब था सर, आज आप कंपनी मेरी कॉलेज में आए प्लेसमेंट लेने, अगले हफ्ते वापस आना, मैं पढ़ के आऊंगा। तो ये नहीं हो पाएगा। खामियां अगर आपको पता करनी है तो आप जिसे कहते हैं, क्रिकेट का एग्जाम्पल दूं तो अगर नेट्स में आपको पता चल जाए कि मिसाल के तौर पर आप स्वीप स्ट्रोक अच्छे से नहीं मार पा रहे तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टेडियम में जाके, मैच में जाके आप वहां नया कोई स्ट्रोक ट्राई किया और वहां पर एलबीडब्ल्यू हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सर एक्चुअली एक बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जो खामियां जब उनको पता चल जाती है, अपने खामियों को वो महसूस करते हैं, फिर शर्मिंदा हो जाते हैं। तो मुझे एक बात जहन में आई कि मैं क्या करता था शुरू शुरू, जब प्रेजेंटेशन देने की बारी आती है या फिर मॉक इंटरव्यूज की बारी आती है या फिर ऐसा कुछ होता, तो इसको दूर करने के लिए मैं अपना सब्जेक्ट अपने दोस्तों को पढ़ाता था कि भाई ये सब्जेक्ट में मैंने ये पढ़ा, ये 2 चैप्टर में पढ़ के आया, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या है। तो जब उनको एक्सप्लेन करते हैं ना, तो जब हमारा आहिस्ता आहिस्ता हमारा फियर निकलने लगता है, हमारे जो डर हो, जो खौफ है हमारा कि मैं सामने वाले को कैसे बताऊं, तो ये डर नहीं निकलने लगता है। तो क्या ये बेहतर होगा कि वो स्टूडेंट्स थर्ड क्लास यानी थर्ड ईयर इंजीनियरिंग में, 4th क्लास अपनी इंजीनियरिंग में, इन 2 साल को ये खुद भी पढ़ें और साथ में पढ़ाने की कोशिश करें ताकि अपना इस डर को वो निकाल पाए? क्या फरमाते हैं सर? Absolutely. One sentence, I think, sir. The best way to learn is to teach. The best way to learn, I repeat again, is to teach. अगर आप एक्सेलेंट किसी चीज को, मैं हमेशा कहता हूँ किसी चीज को, या इंग्लिश में I'll phrase a sentence जिस तरह से है, राइटिंग
once is worth 10 times reading, and teaching once is worth 1,000 times reading. तो वो 1,000 बार लिखने के बराबर हो जाता है। खैर, मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट पॉइंट आतिक सर, एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल टेस्ट। देखिए, जब भी कोई कंपनी कोई कैंपस में आती है तो सबसे पहले वो चीज ये करती है कि स्टूडेंट्स का एप्टीट्यूड टेस्ट करती है। कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एप्टीट्यूड को बहुत लाइटली लेते हैं। ये एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है, कॉन्ट्स होता है, जैसे क्वांटिटेटिव टेस्ट कहा जाता है, बेसिक मैथ्स होता है, कई बार बेसिक ग्रामर होता है, जिसमें स्टूडेंट्स बहुत गड़बड़ कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स टेक्निकली बहुत अच्छे होते हैं पर उनका एप्टीट्यूड टेस्ट ही नहीं क्लियर होता। अब जब एप्टीट्यूड टेस्ट ही नहीं क्लियर होगा तो आप इंटरव्यू राउंड में कब पहुंचोगे, राइट? तो एप्टीट्यूड टेस्ट और टेक्निकल टेस्ट को बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। लोग ये सोचते हैं कि ठीक है इंटरव्यू में देख लेंगे, पर इंटरव्यू में कब देखोगे? जब आप इंटरव्यू में पहुंचोगे, और इंटरव्यू में पहुंचने के लिए आपको ये दो दरवाजे क्लियर करके ही आगे जाने, एप्टीट्यूड और टेक्निकल। एक और पॉइंट मैं चाहता हूं डिस्कस करूं, दैट इज ग्रुप डिस्कशन। बहुत सारी कंपनी जब आती है तो वो ग्रुप डिस्कशन करती है। ग्रुप डिस्कशन का फायदा ये होता है, अच्छा मैं सबसे पहले एक बात बता दूं, बहुत सारे ग्रुप डिस्कशन है ना, दे गेट कन्वर्टेड इनटू अ फाइट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रुप डिस्कशन एंड डिबेट। डिबेट और ग्रुप डिस्कशन बहुत फर्क है। आप यू कैन अग्री टू डिसअग्री, जिसे कहा जाता है इंग्लिश में। ग्रुप डिस्कशन क्या शो करता है पता है? आपकी टीम बिल्डिंग स्किल शो करता है, किस तरह से आप एक टीम में परफॉर्म करते हैं। जरूरी नहीं, अच्छा आतिक सर एक जॉब करते हैं, सलमान सर एक जॉब करते हैं, हम सब एक टीम में काम करते हैं। आतिक सर की एक टीम है जिसमें आतिक सर अपने सजेशंस देंगे, सामने वाले उसको अग्री करेंगे, डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे। पर आतिक सर अगर कहेंगे नहीं मैंने जो बोला मेरी कंपनी में वही होना चाहिए, तो ही इज नॉट अ टीम प्लेयर, राइट आतिक सर? बिल्कुल सही सर, आपने बिल्कुल जो बताया है एक बेहतरीन पॉइंट जो आपने बताया कि उसमें एक पॉइंट को ऐड करने के लिए सर मैं आपको बताऊं कि अगर जब कहीं पे हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं वहां पर आपको एक्टिव लिसनर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट वहां पर निकल आता है, उस पॉइंट में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए जब तक आप अच्छे लिसनर ना बने तब तक आप उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। क्या फरमाते हैं आप? सलमान शेख सर, मैं सलमान शेख सर की तवज्जो चाहूंगा यहाँ पे। सर आप बताएं कि ये जब हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो ग्रुप डिस्कशन में एक पॉइंट होता है कि सामने वाला किसी को डोमिनेट करने लगता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डोमिनेट करने लगता है, और कुछ ऐसे होते हैं कि उनके डोमिनेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो उनसे भिड़ पड़ते हैं। तो इसके लिए सलमान सर क्या आप बताएंगे कि अच्छा ग्रुप डिस्कशन करने के लिए हमको कैसे कैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए हमको इसमें? बेसिकली जो ग्रुप डिस्कशन होता है ये एक्चुअली हमारी जो सलाहियत है उसको उभारने के लिए रहता है, और प्लस हमारी जो माइनस पॉइंट्स है उसको देखने के लिए रहता है। तो बेसिकली अगर कोई हमारे में अगर माइनस पॉइंट है उसे हमें ग्रुप डिस्कशन में एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारे लिए काफ़ी आसानी होगी। अनलेस अगर उस पर हम आर्ग्यू करते रहेंगे तो फिर वो बात बढ़ते जाएगी और फिर अननेसेसरी इसका कुछ सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो अगर कोई चीज़ पे हम एग्री नहीं हो रहे लेकिन सामने वाले के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से वो लग रहा है कि वो क्लियर है, तो हमें सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना पड़ेगा कि हाउ इज थिंकिंग। उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, तो डेट्स वाई दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू मिला के हमें सोचना चाहिए। तो इसके लिए ग्रुप डिस्कशन किया जाता है कि दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो फिर जो रिजल्ट्स निकलेगा तो बेसिकली वो काफ़ी हमारे लिए फायदेमंद होता है। अच्छा पॉइंट आपने बताया सलमान सर कि अपने प्लस पॉइंट्स, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स और अपने वीक पॉइंट्स को पता करने के लिए ग्रुप डिस्कशन रखा जाता है। तो यहाँ पर जब भी हम ग्रुप डिस्कशन करें तो हम ये महसूस करें कि somebody is judging you, आपको कोई देख रहा है, उस हिसाब से आप वो ग्रुप में वो डिस्कशन में आप कंट्रीब्यूट करें, ना कि आप अपने आप को सुपीरियर बताने के लिए करें। करेक्ट। और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि हम हर चीज में एक्सपर्ट हो गए, कोई ना कोई तो हमारी माइनस पॉइंट होगी तो हम उसको ही रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग ग्रुप डिस्कशन किया जाता है। वेरी वेल आर्टिकुलेटेड सलमान सर, थैंक यू सो मच। जी सलमान सर। जी मैं आगे बढ़ता हूँ। आप जब सलमान सर बोलते हैं तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, आप किसको मुखातिब कर रहे हैं? आज कैसा है ना, आज हमारे पास दोस्त सलमान सर हैं, तो सलमान लैंड हमारे पास है यहाँ पर माशाल्लाह। तो मैं सलमान सर से मुखातिब जब होता हूँ तो ये सलमान सर थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ऐसा करते हैं कि ये सलमान सर को मैं सलमान सर क्या एरोनॉटिकल इंजीनियर कहूंगा फिर भी इंशाल्लाह। जी
इंजीनियर साहब फरमाइए। बेहतर रहेगा। जी। जज़ाकल्लाह। चलिए आगे बढ़ते। ग्रुप डिस्कशन में ऑफकोर्स हमने डिस्कस किया कि ये आपकी 3 बिल्डिंग स्किल्स यहाँ पे टेस्ट की जाती है, जिसको आपको क्लियर करके आगे जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब कोई कंपनी में काम करते हैं तो यू वर्क एज ए टीम, नॉट एज एन इंडिविजुअल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूं इंटर्नशिप के बारे में। इंजीनियर्स को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है इंटर्नशिप करने के लिए। तो अच्छा, लोग ये सोचते हैं मैं करूंगा तो पेड इंटर्नशिप ही करूंगा, अनपेड तो करूंगा ही नहीं। ये बहुत गलत चीज है। इंटर्नशिप अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं वेरी केयरफुली। इंटर्नशिप अपने आप में ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सीखना है इंजीनियरिंग में। जिस तरह से हम इंजीनियरिंग में मैथ सीखते हैं, मैकेनिक्स सीखते हैं, प्रोग्रामिंग सीखते हैं, उसी तरह से इंटर्नशिप भी एक चीज है जो आपको कंपनी में एक्सपोजर देते हैं। कंपनी में एक्सपोजर इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि थियोरेटिकली आप बहुत अलग पढ़ाई करते हो, और जब आप एक कंपनी में लगते हो तो उनका उस चीज को अप्लाई करना सीखते हो। इंटर्नशिप एक तरह से इन दोनों के बीच में एक ब्रिज बनता है। ये दो गैप फिल करने के लिए ब्रिज बनता है। हेंस अगर पॉसिबल हो तो आप इंटर्नशिप प्लीज करिए, जितनी इंटर्नशिप्स करना है करिए। क्यों? अच्छा, ये इंटर्नशिप आप स्टूडेंट सोचेंगे सर कभी करने का इंटर्नशिप, 4 साल की इंजीनियरिंग में वैसे इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, इतनी पढ़ाई करनी होती है, अभी इंटर्नशिप नया क्या करने का। तो सर इंटर्नशिप थोड़ा जनरली, इसमें एक बात बताइए ना कि इंटर्नशिप होता क्या है यहाँ पर। इंटर्नशिप एक फिक्स ड्यूरेशन का टाइम होता है जो आप एक कंपनी में गुजार सकते हैं। मिसाल के तौर पर वो 15 दिन भी हो सकता है, वो महीना भर भी हो सकता है, वो 6 महीना भी हो सकता है, वो 1 साल की भी हो सकती है। जनरली 1 साल की इंटर्नशिप जो होती है वो बीटेक करने के बाद लोग करते हैं। पर जो मोस्ट कॉमन इंटर्नशिप है वो 2 महीने की इंटर्नशिप है। नॉर्मली इंजीनियरिंग कॉलेजेस में समर वेकेशन होती है, और उस समर वेकेशन में जनरली 3rd ईयर के बाद, 2nd ईयर के बाद भी लोग करते हैं, पर 3rd ईयर के बाद जनरली लोग किसी भी कंपनी में जाकर के हम कहते हैं कि या तो कंपनी वाले आते हैं या तो आपको जाना पड़ेगा, ढूंढ के निकालना पड़ेगा, देयर इज नो शॉर्टकट। तो आप कह सकते हैं कि ठीक है आपकी कंपनी में मुझे 2 महीना आके काम करना है, आप मुझे बस 5,000 रुपए महीना दीजिए, नो प्रॉब्लम। मैं आपकी कंपनी में आ करके सीखना चाहता हूँ। लिसन टू दिस वर्ड, इन्वर्टेड कॉमर्स में मैं डाल रहा हूँ इसे। मैं आपकी कंपनी में आ करके सीखना चाहता हूँ। अगर आप अपना ये स्किल किसी भी कंपनी को बताएंगे तो कोई भी कंपनी आपको 2 महीने के लिए रखने के लिए तैयार है, नो प्रॉब्लम। ओके, मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट पॉइंट। आतिक सर, ये बहुत कॉमन है इंडिया की इंजीनियरिंग कॉलेज में कि प्लेसमेंट के दौरान कॉलेजेस जो होते हैं वो कहते हैं वी हैव 1 कंपनी पॉलिसी। कैंपस पे तो 5 कंपनी आने वाली है, पर आपको अगर एक जॉब मिल गया तो खत्म। अब आप इस एक जॉब मिलने के बाद दूसरे जॉब के लिए बैठ नहीं सकते। कई 90% ऑफ द कॉलेजेस में यही होता है कि 1 जॉब पॉलिसी जिसे कहा जाता है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स को बहुत जरूरी होता है कि अपना कौन से सेक्टर में आपको जॉब बनाना है वो आप अपने माइंड में फिक्स कर दीजिए। हाँ, इतना भी रिजिड मत हो जाइए कि नहीं मेरे को ये करना है तो बाकी और कोई कंपनी में दूंगा ही नहीं। नहीं, थोड़ा फ्लेक्सिबल भी रखिए, पर एक सेक्टर फिक्स कर दीजिए। मिसाल के तौर पर ये कॉमन मिस्टेक्स या आई मीन से कॉमन क्वेरी आती है जो कोर ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग के साथ, मैकेनिकल, सिविल, ऑटोमोबाइल, वो ये सोचते हैं कि क्या मैं आईटी का जॉब कर मुझे लेना चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली आप उसमें जाइए, नो प्रॉब्लम। पर फिर ऐसा हो जाता है कि अगर पहले कोई आईटी कंपनी आ गई, अब जॉब लग गया, अब जॉब हो गया, तो अब मैकेनिकल की भी कंपनी है तो हम ऑटोमेटिकली उसके लिए इनएलिजिबल हो गए। क्यों इनएलिजिबल हो गए? क्योंकि हमारी कंपनी, हमारी कॉलेज में पॉलिसी थी 1 जॉब, जिसको 1 जॉब अब खत्म, ही इज आउट ऑफ द प्लेसमेंट प्रोसेस। तो बहुत केयरफुली सिलेक्ट दैट कंपनी और सिलेक्ट दैट सेक्टर फॉर व्हिच यू वांट टू वर्क। नेक्स्ट इज, मैं अभी जस्ट रन थ्रू करूंगा इसके लिए, लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, एबिलिटी टू लर्न। ये 3 चीजें आप अपने आप में डेवलप कीजिए। कैसा डेवलप होगी? तो जो कॉलेज के फेस्ट होते हैं या कॉलेज की टेक्निकल कमिटीज होती है, आप उसमें लीड कीजिए। लीड करने से क्या होगा कि आपके स्किल्स डेवलप हो गए। अगर आप कोई टेक्निकल कमिटी आपकी कॉलेज की लीड कर रहे हैं तो ये दिखाता है कि आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स है, या टू बी प्रिसाइज टेक्निकल लीडरशिप स्किल्स है। ये कंपनीज को जरूरत होती है ऐसे लोगों की जो टेक्निकली भी साउंड हो और लीडरशिप भी दिखाए, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उनमें हो। कम्युनिकेशन स्किल्स हमने कई बार इस पे डिस्कस किया है, बहुत जरूरी है। इंजीनियरिंग करने वाले तो जनरली बड़े पीछे रह जाते हैं इसमें। वो सोचते हैं बात करना तो शायद हो सकता है एमबीए वालों का काम, नहीं, इंजीनियर्स का काम है बात करना। अगर आप कितने बड़े इंजीनियर हो पर आप बोल नहीं सकते,
तो बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए दुनिया में, क्योंकि कोई भी चीज आपको, चाहे वो वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो, आपको कन्वे तो करनी पड़ेगी, राइट। एबिलिटी टू लर्न मैंने ऑलरेडी कवर किया। इनवाइट एचआरस, जब मैं आज रजा भाई से इस पे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि आप लोग, मैं ये बात हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए कहता हूँ कि अपने प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर पे सब कुछ मत छोड़ दो। प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर तो ठीक है, वो तो मेहनत करेंगे ही कंपनीज लाने में, क्या आप भी मेहनत कर सकते हैं कंपनीज लाने में? ये आप सोचिए, क्या आप अपनी कॉलेज में कंपनी ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं, अगर आप अच्छे कॉन्टैक्ट्स रहे, कॉन्टैक्ट्स करें किसके बीच में, अपने आप के बीच में, अपने डिपार्टमेंट के बीच में और अपने प्लेसमेंट सेल के बीच में, अगर आप अच्छे से कनेक्ट बना सके तो यू कैन ब्रिंग एचआरस टू योर कंपनी। आप एचआरस को लिंक्डइन पे फॉलो कीजिए, वहां पर उनको अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताइए। मिसाल के तौर पर अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताइए कि 60 स्टूडेंट्स है हमारे डिपार्टमेंट, ये सब्जेक्ट सिखाता है, ये हमारे पास लैब्स है, ये वो हमारे पास एक्सपेरिमेंट फैसिलिटीज है, उनको एक्सप्लेन कीजिए। हेंस एचआरस को अपनी कंपनी में इनवाइट कीजिए। एक सिर्फ प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर का काम नहीं है, स्टूडेंट्स का भी काम। एंड लास्ट थिंग, कैंपस जॉब में कई सारे लोग बहुत रिजिड होते हैं। आतिक सर, एक मैं आपको जोक सुनाऊंगा। अभी मैं एक इंटरव्यू लेने गया था मेरी कंपनी के लिए जो एयरक्राफ्ट बनाती है, जैसा कि आपको पता है। तो इंटरव्यू में एक स्टूडेंट आया मेरे सामने और मेरे को बोला कि सर मेरे को तो सिर्फ ऑयल एंड गैस कंपनी में ही काम करना है। तो मैंने बोला ठीक है, तो फिर आप यहाँ आए क्यों? मेरी कंपनी तो एयरक्राफ्ट बनाती है, आप ऑयल एंड गैस में आए क्यों? और अगर आपको ऑयल एंड गैस में जाना था तो आप ऑयल एंड गैस में जाते, यहाँ क्यों है? नहीं सर, मैं तो ऐसे ही आ गया। अब आप मुझे बताइए कि क्या मैं उसको जॉब ऑफर कर सकता हूँ? द आंसर इज नो। मैं क्यों उसको जॉब ऑफर करूंगा? क्योंकि वो यहाँ आया है सिर्फ टाइम पास करने के लिए, राइट। सिर्फ अपने, जिसे कहते हैं बस, एक्चुअली वो खुद का भी वक्त बर्बाद कर रहे हैं और कंपनी का भी वक्त बर्बाद कर रहे हैं। हेंस ऐसे लोग, बहुत टारगेटेड होना अच्छी बात है, पर थोड़ा फ्लेक्सिबल होना भी अपने अप्रोच में अच्छी बात है कि आप अलग अलग सेक्टर्स को भी अप्रोच कीजिए, एकदम फिक्स हो जाए। अब मुझे एक और, मैंने इंटरव्यू लिया था आतिक सर, एक स्टूडेंट आया, सर मेरे को बोला कि मुझे जॉब तो करना है दुबई में, चाहे यहाँ आप लोग। मैं बोला बेटा हमारी ब्रांच तो कोई दुबई में है नहीं। तो बोले ठीक है सर, वो हम बाद में देख लेंगे, मेरे को तो जॉब दुबई में करना। अब क्या मैं ऐसे स्टूडेंट लूंगा मेरी कंपनी में? बराबर सर, एक्चुअली ना इनके पास कोई टारगेट नहीं होता। टारगेट नहीं होता तो हो सकता है इस वजह से सीखने के लिए नहीं बल्कि टाइम पास के लिए आ जाते हैं, ताकि देखें कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मुमकिन है ऐसा हो सकता है ना? मुमकिन है ऐसा हो सकता है, पर फिर ये आपको एक बहुत गलत लाइन में खड़ा कर देता है। ये बहुत गलत है प्रोफेशनली, कि आप किसी कंपनी में जाके बोलते नहीं नहीं, ये वही मिसाल हो गई। आप एक दुकान में जाके बोलते हैं कि नहीं तुम्हारी दुकान का माल मुझे खरीदना नहीं है, पर मैं तुम्हारी दुकान पर रोज आके आधा घंटा बैठू। सामने वाला बोलेगा कि भाई जब तुम कुछ खरीदना नहीं है, कुछ चाहिए नहीं, तो फिर आते क्यों हो, ये तो राइट? ऐसा है सर कि ये लोग को एक्चुअली पता नहीं है कि जब कहीं भी ये लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कंपनी वाले इनका सारा डेटाबेस ये लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं कि कौन से बंदे ने किस दिन इंटरव्यू के लिए आया था और किस राउंड में वो रिजेक्ट हुआ। इनको पता नहीं। ये लोग क्या करते हैं, आते हैं, उसके बाद फिर जब दोबारा जॉब की जरूरत पड़ गई और जेन्युइनली इनको अगर आके तलाश करना है, जब इस कंपनी में आते हैं तो ये लोग इनका डेटाबेस तलाश करते हैं, सर्च करते हैं कि ये बंदा पहले कभी आया था क्या, अगर वो रिजेक्ट हुआ है तो क्यों रिजेक्ट हुआ, इसकी क्या खामियां हैं, तो ये इसके सेलेक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं उसमें। तो ये उनको समझना चाहिए, है ना सर? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। अच्छा सर, मैं, एक क्वेश्चन आया है यहाँ पर, जी थोड़ा सर, सा हम क्वेश्चन ले लें सर, अगर आप इजाजत देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, ये कहते हैं कि अगर हम एमटेक या एमई करते हैं और इंटर्नशिप अगर हम कर लेते हैं इंजीनियरिंग में, या फिर इंजीनियरिंग हमारी इंटर्नशिप हो गई, लेकिन उसके बाद अगर हमको मास्टर्स करना हो तो क्या हम आईआईटी से ही मास्टर्स करें या फिर किसी और ऐसी नॉर्मल अपने कॉलेज से इंजीनियरिंग कर लें अगर हमको सीट गेट में नहीं मिलती हो तो? गुड पॉइंट आतिक सर। मास्टर्स के बारे में तो ऑफ कोर्स एक आगे स्लाइड आनी ही है। देखिए मास्टर्स तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, चाहे कोई लोकल यूनिवर्सिटी से करे, नेशनल यूनिवर्सिटी से करे, डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी से करे। पर ये वही बात हो जाती है कि अगर आप जितने बड़े इंस्टीट्यूट से करते हैं आपको उतना उसका एक्सपोजर ज्यादा मिलता है। साथ ही साथ एक्सपोजर तो मिलता है आपको। मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर आप आईआईटी से करते हैं तो ठीक है, वो तो जॉब तो अपनी जगह है। इंटर्नशिप जैसा आपने पूछा, आईआईटी में अपॉर्चुनिटी ये होती है कि आप फॉरेन में जाकर के भी इंटर्नशिप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको इतना ब्रॉड एक्सपोजर है।
पर अगर आपको सिंसियरली मास्टर्स करना है तो नो प्रॉब्लम, आईआईटी में नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं, एनआईटी में हो जाना चाहिए, चलिए एनआईटी में भी नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपना मास्टर्स कीजिए। फिर भी मैं ये नहीं कहता नहीं कीजिए, मास्टर्स कीजिए, आपकी डिग्री इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बार वो डिग्री आपने हासिल कर ली, एक हायर एजुकेशन हासिल कर लिया, स्पेशलाइजेशन कर लिया, देखिए मास्टर्स को तो मैं एक वर्ड यूज करता हूँ, स्पेशलाइजेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड। मास्टर्स इंजीनियरिंग में सिर्फ मास्टर्स नहीं होता, वो एक स्पेशलाइजेशन होता है, राइट आतिक सर? जी सर, बिल्कुल, जहां पर आपकी एक्सपर्टीज आपके उस सब्जेक्ट से मालूम किए जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल। तो मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूँ, मैंने सोचा था मैं हम 5:15 तक कंप्लीट कर लेंगे ये सेशन, तो मैं बड़ी तेजी से आगे बढ़ता हूँ। एमटेक और एमई के रिलेटेड क्वेश्चंस आगे इंशाल्लाह मैं एड्रेस करूंगा तो इंशाल्लाह। मिनट अब बाय मिनट ये सेशन इतना इंटरेस्टिंग होता जा रहा है ना कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि थोड़ा सा और वक्त इस लाइट पे हम थोड़ा सा गुजारें। बिल्कुल, अब जैसा कि आपने बताया, अब हम डिस्कस कर रहे थे ऑन कैंपस जॉब्स के बारे में। अब ऑन कैंपस से हट करके अब बारी है ऑफ कैंपस जॉब्स। देखिए मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, मैं आज भी कहता हूं, वो ऑफ कैंपस प्लेस होते हैं बनिस्बत ऑन कैंपस। कोई डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, अरे अब तो कैंपस में जॉब नहीं मिला, अब मैं क्या करूंगा, मेरे दोस्तों का जॉब हो गया, सब कोई ना कोई कंपनी में लग गए, उनको तो ऑफर लेटर भी आ गया, ज्वाइनिंग डेट भी आ गई, मेरा तो अब तक कुछ नहीं हुआ। डोंट वरी, ऑफ कैंपस एक बहुत बड़ा पूल है, बहुत सारे बच्चों को ऑफ कैंपस जॉब मिलता है, और कई बार ऐसा होता है कि ऑफ कैंपस जो जॉब होता है वो ऑन कैंपस जॉब से ज्यादा पे करता है। तो डोंट वरी, देयर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट। आपको बस अपने राह पे चलते रहना है, कोशिश करती रहनी है। पर रही बात जब ऑफ कैंपस जॉब की, तो सबसे पहले मेरे जहन में जो पॉइंट आया वो है एक स्ट्रॉन्ग लिंक्डइन प्रोफाइल। ऑन कैंपस जब जॉब आप करेंगे तो ठीक है, लिंक्डइन आपने बनाया, ओके, नहीं बनाया तो भी चलेगा, क्योंकि जनरली वो सब क्योंकि वो कॉलेज में ही आ रहे हैं तो हर एक का वो लोग लिंक्डइन चेक करना उस वक्त पॉसिबल नहीं होता। पर आप जब ऑफ कैंपस जाते हैं तो लिंक्डइन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाता है जहां पर वो आपकी प्रोफाइल चेक करेंगे। अब इंजीनियर्स को तो बहुत इंपॉर्टेंट है लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाना, क्योंकि वो कई सारे सर्टिफिकेशंस करते हैं, कई सारे कोर्सेज कर सकते हैं, कई सारे डिजाइनिंग प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, कई सारे सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं जो डायरेक्ट लिंक्डइन पर अपने आप को वो इंडोर्स कर सकते हैं उन स्किल्स। तो लिंक्डइन इज अ मस्ट फॉर ऑफ कैंपस जॉब्स। नेक्स्ट इज डेवलपिंग नेटवर्किंग कनेक्शंस। ये वो नेटवर्किंग नहीं है जिसकी आतिक भाई बात कर रहे थे, ये पर्सन टू पर्सन वाली नेटवर्किंग है। आपके सीनियर से आपका कनेक्शन कैसा है ये भी बड़ा मायने रखता है। सीनियर्स क्योंकि कहीं ना किसी कंपनी में लग जाते हैं, जब उनको पता चलता है कि उस कंपनी में जॉब ओपनिंग्स है, तो कभी कभी ऐसा होता है बहुत सारे जॉब्स जो है होते हैं वो लिंक्डइन पे नहीं आते। आई में से डायरेक्ट सीनियर्स ही जिस जूनियर के कांटेक्ट में होते हैं उनको कांटेक्ट करते हैं और डायरेक्ट रेज्यूमे देते हैं और वो जॉब हो जाता है। हेंस अपना नेटवर्क अपने सीनियर्स के साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम एलुमनाई कनेक्शन जिसे कहा जाता है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लोग मैं देखता हूँ लिंक्डइन पे यहाँ किसी को भी फॉलो करते रहते हैं, नहीं, किसी को भी फॉलो नहीं करना है, आपको टारगेटेड लोगों को फॉलो करना है। स्पेशली आपको सीनियर्स को फॉलो करना है, क्योंकि वो कोई ना कोई पोजीशन पे रहेंगे और जब कभी कोई जॉब की ओपनिंग आएगी डेफिनेटली वो आपको पास ऑन करने की कोशिश करेंगे। तो डेफिनेटली लिंक्डइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सर्टिफिकेशन एंड स्किल एंडोर्समेंट, मैंने ऑलरेडी बताया कि आप अपने सर्टिफिकेशन जितने ज्यादा हो सके, स्किल्स जितने ज्यादा हो सके अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग। देखिए कई सारे, आतिक सर आईटी इंजीनियर है तो हम बता सकते हैं, आतिक सर बहुत सारे सर्टिफिकेशन कॉलेज में नहीं पढ़ाए जाते, राइट? सर सर्टिफिकेशन का ऐसा है, एक्चुअली सर्टिफिकेशन एक एक्सपर्टीज का नाम है, लेकिन उसके बेसिक्स कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं। तो राइट हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉलेज के जो हमारे सेशंस होते हैं, जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको जस्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पढ़ाई करते हैं। अगर वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई ना करते हुए अगर सब्जेक्ट के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो पढ़ाई करते हैं, तो वो सर्टिफिकेशन उनके लिए वो आसानी फराहम करता है उनको। तो ये हमको थोड़ा सा जहन में रखना चाहिए, हमारे साथियों को, जो हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनको, कि सब्जेक्ट को आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बाद में पढ़ें, लेकिन पहले सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करें। जब तक आप सब्जेक्ट समझ नहीं लेते, तो जब तक आप अच्छा एग्जाम लिख भी नहीं पाते। अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर याद कर लेते हैं, ये कोई 9th क्लास का 10th क्लास का ऐसा कोई नाम तो नहीं है कि हिस्ट्री में फला फला जलियांवाला बाग में क्या हुआ था, ऐसा आपको तो सवाल नहीं करना है, आपको वहां पर स्टोरी तो नहीं बनाना है।
लेकिन जितना अच्छा आप अपने सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, उतना अच्छा आपके अंडरस्टैंडिंग के साथ आप रिप्रेजेंट करेंगे, तभी ही आप आगे सर्टिफिकेशन में आप उसको अच्छा जहन दे पाएंगे वहां पर। राइट, बिल्कुल। और इसके अलावा आतिक सर, एक इम्पॉर्टेंट चीज ये होता है कि पूल कैंपस, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा, पूल कैंपस वो होते हैं जो एक 5-10 कॉलेजेस मिलकर के कैंपस चलाते हैं या जॉब फेयर चलाते हैं, तो उसमें भी जाना और अपने लक ट्राई करना कोई मसला नहीं है। जॉब फेयर्स में भी आप अपने आप को ट्राई कर सकते हैं। जॉब साइट्स naukri.com, monster.com, ये सब बहुत और भी बहुत सारे हैं मार्केट में, इन सब पे जाइए और अपना एटलीस्ट एक प्रोफाइल बना के रख दीजिए। जब कभी कोई जॉब आएगा तो डेफिनेटली आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये ना सोचिए कि अरे मैं क्यों यहाँ जाके जॉब ढूंढूं, नहीं, बिल्कुल आपको ढूंढना है। अच्छा एक प्रोफाइल बना दीजिए, एक सही जॉब आपका इंतजार कहीं ना कहीं तो कर रहा हो। एक और चीज सर, आतिक सर, मैं आपको आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जनरली हाँ जो सर। हमारे मैकेनिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, आईटी वाले भी, वो कंप्लेन ये बहुत करते हैं, अरे सर जॉब करने का पर सैलरी बहुत कम है, स्टार्टिंग सैलरी। बिल्कुल सही बात है, इंजीनियर्स की कंपैरेटिवली स्टार्टिंग सैलरी बहुत कम होती है, कोई इसमें दो राय नहीं है, सही बात बता रहा हूँ। पर ये आपको मोटिवेट डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग के स्टार्टिंग के ईयर में जब आप कॉलेज से निकल के फ्रेशर जाते हो, तो आप कंपनी के लिए एसेट नहीं, कंपनी के लिए लाइबिलिटी होती है, क्योंकि आपको ट्रेन करना होता है। आई रिपीट अगेन, इनिशियल स्टार्टिंग बहुत के अच्छा ईयर पॉइंट है सर ये। उनको आपको ट्रेन कर, अब वो आपको ट्रेन भी करे और वो आपको पैसे भी दे, ऐसा कैसा हो सकता है? तो हेंस वो बहुत ज्यादा पे नहीं करते। मैंने स्टूडेंट्स लोगों को देखा है, या मैंने मेरे वर्क में देखा है, कुछ लोगों ने स्टार्टिंग सैलरी 10,000 में शुरू की, पूरी सोसाइटी उनका मजाक उड़ा रही थी, अरे 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ी, इतना पढ़ा और 10,000 का जॉब कर रहे हो। तो आज वही लोग जिन्होंने 10,000 से स्टार्ट किया था, आज वो लाखों लाखों में उनकी सैलरी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको एज अ चैलेंज लिया, नए नए स्किल्स सीखे, और एक के बाद एक कंपनी स्विच करते गए, जैसा कि जैसा उनको एक्सपीरियंस मिलता गया। तो डोंट वरी अबाउट द स्टार्टिंग सैलरी। मैं हमेशा एक पॉइंट बोलता हूँ, डोंट फोकस ऑन अर्निंग। स्टार्टिंग में, करियर के स्टार्टिंग में डोंट फोकस ऑन अर्निंग, फोकस मोर ऑन लर्निंग। आप क्या सीख सकते हो करियर के स्टार्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आपने एक फील्ड में एक बार एंट्री कर ली, अच्छा सीख लिया, उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बन गए, तो फिर आप जो जिसे कहते हैं मुंह मांगा दाम या मुंह मांगी सैलरी, आप फिर अपनी कंपनी से डिमांड कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट मैं चाहता हूं हमारे सलमान शेख सर इस पे तवज्जो डाले कि सर सलमान उससे सर। पहले एक सवाल यहाँ पर आया सर कि सर्टिफिकेशन के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर एक साथी हमारे सवाल करते हैं कि ये सर्टिफिकेशन का फायदा क्या होता है और ये स्किल एंडोर्समेंट क्या होता है। तो सर्टिफिकेशन के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा। देखिए सर्टिफिकेशन का फायदा ये होता है कि जब आप सर्टिफिकेशन करते हो, सलमान सर तो ऑलरेडी बता दिया आपको, लेकिन जस्ट टू ऐड अ पॉइंट कि आप ये सेम स्किल है। अगर आप आईटी इंजीनियरिंग किए हुए हैं और आपके एक साथी वो भी इंटरव्यू के लिए आए हैं और वो भी सेम इंजीनियरिंग किए हुए हैं, आप दोनों का लेवल एक्सपर्टीज सेम है, लेकिन आप सर्टिफाइड है और वो अगर सर्टिफाइड नहीं है, तो आपके जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा है। वो इसलिए क्योंकि आपके पास जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है उनका एम्बलम आपके पास है, और उन्होंने आपको सर्टिफाई किया है कि ये बंदा सर्टिफाइड है, ये बंदा एक्सपर्ट है। तो लिहाजा जो क्लाइंट्स होते हैं ना, जो कंपनी में जो जिस किसी प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, तो वहां पर क्लाइंट्स सर्टिफाइड बंदों को ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो उनका जो प्रोजेक्ट होता है, उस प्रोजेक्ट में वो ऐसे बंदे को वो हाथ नहीं डालना चाह वो ऐसे बंदे को ऑप्शन नहीं देते हैं जो बंदा अभी सीख रहा है। जो बंदा सीख चुका है वैसे बंदे को ये ज्यादा पसंद करते हैं। तो इसीलिए सर्टिफिकेशन करना ये ज्यादा बेहतर है। और जब आप सर्टिफिकेशन करते हैं तो आपकी जॉब मिलने के चांसेस तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, और आपके जो क्लाइंट है, जो एक्चुअल जिसके लिए आप काम करेंगे, वो बंदे की तरफ से आपको इंटरव्यू वो बंदा भी लेता है। तो जब कोई आईटी इंजीनियर को जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वहां पे एक तो एक्चुअल कंपनी जहाँ काम करेंगे वो आपको इंटरव्यू लेंगे, और दूसरा जिसके लिए आप काम करेंगे वो भी आपको इंटरव्यू करते हैं कि आपकी एक्सपर्टीज चेक करने के लिए। वो क्लाइंट आपका चेक करते हैं कि क्या ये बंदा जो हम इनको जो हायर कर रहे हैं, जिनको हम पैसे दे रहे हैं, जिनके स्किल्स का उनका लेवल कहाँ तक है, किस हद तक वो अपने स्किल्स में एक्सपर्ट है।
और ये सर्टिफिकेशन आपका वही बताता है, इसलिए आपको सर्टिफिकेशन करना चाहिए। एक और सवाल, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर आया है सर, कि क्योंकि आपने सलमान सर की बात की है यहाँ पर, इंजीनियर साहब, तो मैं आपको ये बताऊं कि ये सवाल करते हैं कि अगर मैं आईटीआई कर लूं या फिर अगर मैं ऐसे ही इंजीनियरिंग कर, अपने पॉलिटेक्निक वगैरह कर लूं, इसके बाद मैं जॉब पे ज्यादा तवज्जो दूं या फिर मैं मास्टर्स के लिए या फिर बीटेक के लिए आगे बढ़ूं मैं पढ़ाई के लिए। तो इसके लिए मैं सलमान शेख सर से मैं आपसे सवाल करता हूँ सर, इसके लिए बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, थोड़ा रहनुमाई फरमाइएगा। जी, बेसिकली आगे पढ़ना तो ऑलमोस्ट हर एवरी टाइम बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अगर उन्होंने पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा करा है या आईटीआई करा है तो उसके बाद अगर और पढ़ ले तो इनका आगे काफ़ी अच्छा रहेगा। और क्वेश्चन में ये भी है कि जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन तो वो भी अच्छा रहेगा। हम्म। तो जैसे भी है आगे पढ़ाई तो हमेशा अच्छा ही रहता है। तो इट्स बेटर टू लर्न। सर ऐसा नहीं हो सकता कि लर्न एंड अर्न हो सके दोनों? हो सकता है, बहुत सी जो है कॉलेजेस वहाँ पे करती है, बट अभी जैसा सलमान सर का ही ऑफ कैंपस में टेक अप चैलेंजेस, तो इसमें भी यही हो जाएगा, चैलेंज हो जाएगा हमारे लिए कि हमें जॉब भी करना है पढ़ाई भी करना है, तो हमें दोनों साइड पे फिर इक्वल बैलेंस रखना पड़ेगा। तो वो बैलेंसिंग अगर आप कर पा रहे, आप जॉब भी कर पा रहे हैं और आप आगे पढ़ाई भी कर पा रहे, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आप साथ साथ कुछ सीख भी रहे हैं और आप आगे पढ़ाई भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सलमान सर, बहुत अच्छा जी। जवाब आपने दिया है। उम्मीद है आपका जवाब हमने दिया है जो जिन्होंने सवाल किया है। और एक लास्ट सवाल आया है सर, इसके बाद फिर मैं आपके नेक्स्ट स्लाइड के लिए आपको मैं जहमत दूंगा। यहाँ पर सर ये पूछते हैं कि सर व्हाट टू चूज फॉर इन बी, अगर एमटेक करना चाहते हैं शायद ये पूछना चाहते हैं कि जस्ट गेटिंग क्वालिफाइड इज इम्पोर्टेंट, या फिर गेट में हमको किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, यानी गेट का जो मास्टर्स में जो योगदान है, जो इसमें कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए जस्ट क्वालिफाई होना काफी है या फिर क्या करना चाहिए इसके बारे में? नहीं, अच्छा तो गेट माशाल्लाह, के एक स्लाइड है माशाल्लाह यहाँ पर, वेरी गुड सर। मेरे पास गेट के लिए 2 स्लाइड्स है। ठीक है सर, तो ये सवाल को हम तभी हाँ, तभी मैं ले लेते हैं फिर। उसके साथ ही मैं कवर करना चाहूंगा। जी सर बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। तो राइट, जज़ाकल्लाह खैर सर, मैं आगे बढ़ते हुए अपनी स्लाइड पे चलता हूँ और गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बात करता हूँ बहुत जल्दी से। अभी हर स्लाइड पे मैं सोचता हूँ 2 से 3 मिनट में स्पेंड करके आगे बढ़ूं, इंशाल्लाह फिर किसी दिन डिटेल लें। तो आज, क्योंकि आज का सेशन है एक ओवरव्यू देना, हम ना के हर फील्ड में अगर डीप उतरेंगे तो हर एक मैकेनिकल, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, हर एक पे 5-5 घंटे भी कम पड़ जाएगी। तो चलिए एक बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की। देखिए, गवर्नमेंट जॉब्स बहुत सारे अवेलेबल होते हैं इंजीनियर्स के लिए, चाहे वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज पीएसयूज में हो, ऑयल एंड गैस में आप जॉब कर सकते हैं, बीआरसी में जॉब कर सकते हैं, बीएचएल भेल जिसे कहा जाता है उसमें आप जॉब कर सकते हैं। इन कंपनीज में आप 2 तरीके के रूट से जा सकते हैं। एक रूट है गेट, एक दूसरा रूट है नॉन गेट। अब गेट क्या है उसके अगली स्लाइड्स में आपको पता है, एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप इन कंपनीज में जा सकते हैं। रेलवेज में, टेलीकॉम में, दो लास्ट के 3 पे थोड़ा सा मैं डिस्कशन करूंगा। इसरो, बच्चे सुनते हैं इसरो वो कंपनी है जो सैटेलाइट्स स्पेस में भेजती है, बिल्कुल सही आपकी बात है। इसरो में भी आप जा सकते हैं गवर्नमेंट जॉब करने अगर आपने इंजीनियरिंग की है, पर इसरो के अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है। ये ना सोचे कि मैं ऐसे ही जाके इसरो के दरवाजे पे खड़ा रहूंगा वो मुझे अंदर ले लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं होता। आपको उनका एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम रेलवेज का भी सेम चीज है। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे देश के लिए मिसाइल्स बनाते हैं, एयरक्राफ्ट बनाते हैं, तेजस, सुखोई, ये सब इसको पावर करने के लिए सब डिफरेंट अलग अलग चीजें करते हैं। ये डीआरडीओ ऑर्गेनाइजेशन है, इनका भी एंट्रेंस एग्जाम आपको क्रैक करके आप इनमें भी जॉब्स कर सकते हैं। लास्ट इज अनदर वर्ड जो मैं यूज करता हूँ, आईईएस। सबने सुना है आईएएस क्या होता है, वो तो सबको पता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसे यूपीएससी एग्जाम से क्लियर किया जाता है। पर आतिक सर, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आईईएस जानते हैं। अब ये आईईएस क्या चीज है? तो आईईएस स्टैंड्स फॉर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस होती है जिसमें इंजीनियर्स की जरूरत होती है।
जिसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, वहां पर कंपनी सेक्रेटरीज जो होते हैं या प्रिंसिपल सेक्रेटरीज जो होते हैं, वो इंडस्ट्री के रिलेटेड जो पॉलिसी बनती है वो आईईएस ऑफिसर्स करते हैं, और उनका पे ग्रेड भी आईएएस ऑफिसर्स के लेवल का ही होता है। तो कोई ये ना सोचे कि यार आईएएस बेस्ट है, आईएएस ये क्या चीज है, नहीं, आईईएस, स्टूडेंट्स नोट डाउन कीजिए, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। अतिक सर, मैं आपको एक हंसी की बात बताऊं, मुझे खुद को नहीं पता था जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था कि ऐसी सब नाम की भी चीजें होती है, कोई हमें इतना परफेक्ट गाइड करने वाला था नहीं, तो इतनी चीजों के बारे में मालूमात नहीं होती थी। पर आज तो वर्ल्ड ओपन हो चुका है, हमारे स्टूडेंट्स टीम उम्मीद को कांटेक्ट करे और इसके बारे में अगर डिटेल्स चाहे तो वी लव टू शेयर ऑल दीज। जी आतिक सर। जी सर, बिल्कुल। सर आईएएस के बारे में सर एक और चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर कि लोग आईएएस और आईईएस में, आईपीएस में ज्यादा ये लोग सजेस्ट करते हैं। एक आईएफएस भी है सर इसमें, तो सर वो वो लोग अलग ये रूट है, सजेस्ट, हाँ सर वो अलग तो रूट है। एक्चुअली एक्चुअली अलग रूट यूपीएससी है के मेरा। थ्रू आप है ना, यूपीएससी के का अलग एग्जाम होता है जिसके थ्रू आप आईएएस, आईएफएस, आईआरएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, उसमें में जा सकते हैं। आईपीएस ये एक टोटली अलग फील्ड है जो सिर्फ इंजीनियर्स के लिए होती है, जो आईईएस आईएएस वाला, जैसे जी सर, बिल्कुल सर। ये आईपीएस। आईईएस की एलिजिबिलिटी क्या है सर? आईएएस की एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी से उसका एंट्रेंस टेस्ट होता है, जैसा गेट होता है ना उसी तरह से उसका भी एंट्रेंस टेस्ट होता है। और एलिजिबिलिटी ये है कि आप इंजीनियर होना आपको कंपलसरी है। अब जैसा एक मिसाल देता हूँ आपको सर, आईएएस चाहे तो आप कोई किसी कर स्ट्रीम के सकता है, हो, है ना? कोई भी स्टेट चलेगा, चलेगा। आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होना जरूरी है। अच्छा, एडवांटेज ये रहता है सर कि यूपीएससी करने के लिए, यूपीएससी तो कोई भी कर सकता है, बीए वाला भी कर सकता है, बीकॉम वाला भी कर सकता है, बीएससी वाला भी कर सकता है, कोई भी ग्रेजुएट कर सकता है। पर आईईएस सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर्स कर सकते हैं। तो इंजीनियर्स को एक तरह से एक एडवांटेज होता है कि ठीक है चलो यहाँ थोड़ा कंपटीशन कम हो जाता है, कंपैरेटिवली कम हो जाता है, क्योंकि एक स्पेशलाइज फील्ड है, यहाँ सिर्फ इंजीनियर्स ही अप्लाई कर सकते हैं। और आईएएस की भी स्टार्टिंग सैलरी बहुत अच्छी होती है, उनकी लाइफ भी बहुत अच्छी होती है, उनका पे ग्रेड, उनका लेवल, हर चीज बहुत अच्छा होता है। तो यस, दैट इज अबाउट आईईएस। बहुत जल्दी से मैं इस पे टच करूंगा कि इंजीनियरिंग वाले अपना स्टार्टअप भी खोल सकते हैं। कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो को बोलते हैं कि नहीं अरे जॉब अब हमारी बस की बात नहीं है, हमें तो स्टार्टअप करना है। बिल्कुल आप कर सकते हैं, इंजीनियरिंग आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। पर मैं कुछ 6 पॉइंट्स उन लोगों के लिए रख दूंगा जो स्टार्टअप करना चाहते हैं इंजीनियरिंग के बाद। पॉइंट नंबर 1, डिसाइड द फील्ड। आपको कौन से फील्ड में स्टार्टअप करना है। लोग कहते हैं हमें स्टार्टअप करना है, पर क्या करना है वो नहीं मालूम है, कौन से फील्ड में करना है वो नहीं मालूम, पर सिर्फ स्टार्टअप करना है, तो ये गलत है। पहले आपको अपनी फील्ड डिसाइड करनी है। नेक्स्ट, राइट टेक्नोलॉजी, राइट टाइम। क्या आप सही वक्त पे सही टेक्नोलॉजी में स्टार्टअप करना चाहते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आतिक सर आपको कहे कि मुझे कैसेट बनाने में स्टार्टअप करना है, कैसेट बनाने का स्टार्टअप करना है, तो लोग उसे कहेंगे क्या बेवकूफ आती है, कैसेट की टेक्नोलॉजी 15 साल पहले खत्म हो चुकी है, तुम आज इस टेक्नोलॉजी में क्यों स्टार्टअप करना चाहते हो। तो आपको अपने आप को टाइम के साथ रखना है। स्टार्टअप में जितने फास्ट टेक्नोलॉजी चेंज होती है ना, उतनी कहीं नहीं चेंज होती। जैसे कंपनीज को मैं कहूंगा वो एक तरह के एलिफेंट है, हाथी है। हाथी को गुड़ने के लिए, टर्न होने के लिए, घूमने के लिए वक्त लगता है, पर स्टार्टअप इज लाइक वो एक चीता की स्पीड पे चलता है, फटक से टेक्नोलॉजी के साथ टर्न लेता है। लास्ट 3 पॉइंट्स, सस्टेनेबिलिटी। आप अपने स्टार्टअप को कितने सस्टेनेबल बना सकते हैं, कितने वक्त तक चला सकते हैं, कितने रिसोर्सेज आपको उसके लिए जरूरत है। और स्केलेबिलिटी, क्या आप अपने स्टार्टअप को स्केलेबल बना सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं। ये सब सवाल आपको अपने आप से पूछने हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नीड इन द मार्केट एंड आई मे से फंड्स। स्टार्टअप्स, लोग कहते हैं मैं तो स्टार्टअप खोलूंगा, पर क्या स्टार्टअप खोलने के लिए आपके पास फंड है, क्या आपके पास वो टेक्नोलॉजी है। ये सब सवालों का जवाब देना बहुत जरूरी है। अब मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलूंगा, जो हमारे सलमान सर के लिए है। मैं सलमान सर से मैं ही सवाल पूछ लेता हूँ। सलमान सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं इंजीनियरिंग करने के बाद कि हमको दुबई जाना है या गल्फ जाना है, अमेरिका जाना है, पर कैसे जाना है वो नहीं पता। तो क्या जी आप उनको गाइड कर सकते हैं। जी करेक्ट। गल्फ और जो भी है अब्रॉड, ये जाना लोगों को आसान लगता है, बट इट्स नॉट वेरी इजी, और बट इतना हार्ड भी नहीं है अगर हम कुछ पॉइंट्स पे हम अगर ध्यान देवे। फॉर एग्जांपल, जैसा आपने पहले बताया था, हमारा जो प्रोफाइल है, हमारा जो सीवी है या हमारा रिज्यूमे है,
वो अगर हम स्ट्रांग रखेंगे तो वी विल गेट सेलेक्टेड और शॉर्टलिस्टेड वेरी क्विकली। और जो है दूसरी जो चीज़ है, अगर हमको कंपनी, जैसे कंपनी तो नहीं, जो कोई भी कंट्री जैसे हम भी जा रहे हैं, तो हम उसे टारगेट करें। जैसे हमको अगर यूएस जाना है या यूके जाना है या दुबई जाना है या सऊदी जाना है, तो वहाँ के जो कंपनीज है उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं, स्टैंडर्ड कोड होते हैं। जैसे यूएस स्टैंडर्ड कोड्स है और यूके स्टैंडर्ड कोड्स है, सऊदी के अलग कोड्स है। तो वो अगर हम पहले से वेल प्रिपेयर्ड अगर पढ़ के रखे, हम याद कर ले कि उनके स्टैंडर्ड कोड कैसे है, वहाँ पे क्या स्टैंडर्ड कोड्स क्या चलती है आपको पता है, तो वहाँ के अगर कोड हम अगर याद कर ले तो हमारे लिए काफ़ी आसान होएगा। कि अगर जब भी अगर हम शॉर्ट लिस्ट हो जाए तो इंटरव्यू के बाद अगर वो पूछते हैं कि हमारे यहाँ का स्टैंडर्ड क्या है, कोड्स क्या है, तो हमको बताने में काफ़ी आसान रहेगा। और दूसरा पॉइंट है कि हमारा जो सर्च जो है करते हैं हम ऑनलाइन, तो लिंक्डइन है, जैसे मॉन्स्टर है, नौकरी है, बहुत से है। लेकिन आप आँख खुली रख के वहाँ पे देखें कि कैसा, कौन सी कंपनी में है, क्या है। क्योंकि आजकल बहुत कुछ फेक भी चलते हैं कि जो ट्रैप लगाते हैं, आपको बताएंगे कि हमारे ये कंपनी में है, हम वहाँ पे हम आसानी से काफ़ी लोग फंस जाते हैं उसके अंदर। तो उस फंसने के लिए इतना बात याद रखें, जो भी कंपनी अगर आपको अपॉइंट करेगी, दे विल नॉट चार्ज यू। कंपनी कभी भी हायर करेगी, आपसे एक पैसा नहीं लेती है। तो जो भी अगर कंपनी आपको ऑफर लेटर भेजती है विदाउट इंटरव्यू, तो भी समझ ले कि ये फेक है। बहुत सी बार मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है कि डायरेक्टली मुझे इंटरव्यू की भी नहीं हुआ, लेकिन ऑफर लेटर आ गया। तो ऐसा जो भी होता है, तो आप समझ ले कि बिना इंटरव्यू कोई भी कंपनी आपको ऑफर लेटर नहीं भेजेगी। और भी एक बहुत सी पॉइंट है। और और हमारी जो, जैसे आपने बताया था कि हमारे जो नेटवर्क है, हमारे जो कलीग्स है, हमारे पुराने जो कॉलेज के अगर कुछ साथी वगैरह है, अगर वो अगर कहीं बाहर काम कर रहे हैं, हम उन्हें अप्रोच करें और वो उनसे पता करें कि अगर कुछ ओपनिंग है, देन इट विल बी वेरी बेस्ट फॉर अस टू गेट दैट जॉब। करेक्ट, करेक्ट, राइट। और मैं अपने नाजरीन को बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह सलमान सर ने तकरीबन 8-10 साल गल्फ में स्पेंड किए हैं, गल्फ में जॉब करते हुए। तो अगर किसी को पर्सनलाइज आईने से क्वेश्चन हो इनके लिए, तो वो हमारे सलमान सर को रीच आउट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह सलमान सर। मैं आगे बढ़ता हूँ। आतिक सर, अब मैं गेट की तरफ चलता हूँ। और गेट की तरफ चलते हुए मैं देखता हूँ कि चलिए 2 स्लाइड में मैं कोशिश करता हूँ गेट को कवर करने की। इंशाल्लाह किसी और दिन गेट पे एक डिटेल डिस्कशन करेंगे, पर आज एक ओवर। तो गेट क्या है? गेट अलग अलग इंजीनियरिंग की ब्रांचेज है, वहां उसके लिए गेट होता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, सिविल के लिए, अलग अलग ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग के लिए गेट ऑफर किया जाता है। 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है। पर एक चीज याद रख लीजिए, नेगेटिव मार्किंग एग्जाम होता है। आप कुछ भी जाए, कुछ भी टिक करके आए तो गड़बड़ हो जाएगी। हो सकता है जितने मार्क्स मिल रहे हैं उससे ज्यादा कट जाए। नेगेटिव मार्किंग का बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगता है। सिलेबस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जनरली गेट का जो सिलेबस होता है वो फर्स्ट 6 सेमेस्टर्स इंजीनियरिंग पढ़ाई जो होती है उसका सिलेबस होता है गेट का। और आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे सकते हैं गेट के, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम प्री फाइनल ईयर। पहले ऐसा रूल था कि सिर्फ फाइनल ईयर वाले ही स्टार्ट कर सकते थे। आप प्री फाइनल ईयर यानी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स भी गेट देना स्टार्ट कर सकते हैं। गेट के लिए मैं कहूंगा कि अच्छे प्रिपरेशन की जरूरत है। और एक चीज मैं गेट के लिए कहूंगा, क्योंकि मैंने खुद गेट क्लियर किया है, इसके लिए मैं बता दूं, गेट इज वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट एग्जाम्स। अब आप पूछेंगे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? शायद हो सकता है आपने क्लियर हो कर लिए तो ही आप बोल रहे हो इजी एग्जाम। नहीं, गेट इजी एग्जाम इसके लिए कहा जाता है क्योंकि गेट में बहुत क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। रिपीट होते हैं इन द सेंस, कई जो पिछले साल की क्वेश्चन आए वही क्वेश्चन को वो लोग थोड़ा सा पैकेजिंग करके, थोड़ा सा नया करके ही अगले साल देते हैं। तो कोई ये ना सोचे कि अरे गेट तो बहुत खतरनाक एग्जाम है, 4-5 साल की पढ़ाई मैं एक एग्जाम में कैसा लिख के आऊंगा। इंजीनियरिंग करते वक्त लोग सोचते हैं कि अरे इंजीनियरिंग, पूरी इंजीनियरिंग में अगर आप देखिए तो अप्रोक्सीमेटली 40-50 सब्जेक्ट्स होते हैं। अब 40-50 सब्जेक्ट्स को मैं 3 घंटे के एग्जाम में कैसा लिख के आऊंगा? तो डोंट वरी, गेट इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट एग्जाम। एक बार गेट का पैटर्न समझ ले तो फिर गेट क्लियर करना कोई मुश्किल नहीं बात होती। मैं बात करूं गेटिंग एडमिशंस टू आईआईटीज, तो गेट क्लियर करने के लिए अगर आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है तो एटलीस्ट यू नीड टू हैव क्लोज टू 99.5 परसेंटाइल। नंबर बहुत बड़ा लगता है,
अगर आप पढ़ाई करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, ये भी क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। 99.5 परसेंटाइल की जरूरत होती है टू गेट इनटू गुड आईआईटी। 99% परसेंटाइल की जरूरत होती है टू गेट इनटू मे बी ओल्ड एनआईटीज और न्यू आईआईटीज। Okay, so note this down, कितने परसेंटेज रिक्वायरमेंट होती है। 4 to 6 months ऑफ डेडिकेटेड प्रिपरेशन की जरूरत होती है। ये प्रिपरेशन आप अपने बीटेक के साथ भी कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बीटेक के बाद कुछ ब्रेक ले लेते हैं 6 months का, उसमें प्रिपरेशन करते हैं तो तभी भी गेट क्लियर हो सकता है। एंड एज आई सेड, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स पेपर, पहले पिछले साल के पेपर आप प्रैक्टिस कीजिए। फोकस ऑन मैथ्स एंड एप्टीट्यूड। मैथ्स और एप्टीट्यूड, चाहे आप कोई भी इंजीनियरिंग से गेट लिख रहे हो, मैथ्स और एप्टीट्यूड उसमें कॉमन रहता है, तो मैथ्स और एप्टीट्यूड पे फोकस कीजिए। और इसके लिए फोकस कीजिए कि मैथ्स अप्रोक्सीमेटली गेट में 15 मार्क्स का आता है और वो बड़े स्कोरिंग हिस्सा होता है गेट एग्जामिनेशन का, तो आप डेफिनेटली उसमें स्कोर कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो आपका गेट है वो आपको सिर्फ एमटेक करने में काम नहीं आएगा, एमटेक के एंट्रेंस में काम नहीं आएगा। कई सारी पीएसयू कंपनीज होती है, वो भी गेट के थ्रू एडमिशंस देती है, जैसे कि ओएनजीसी है, आईओसीएल है, बीपीसीएल है, भेल है, कोल इंडिया लिमिटेड है। बहुत सारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज है जो गेट का स्कोर एक्सेप्ट करती है और जॉब देती है। कोई ये ना सोचे कि गेट करूंगा तो मुझे मास्टर्स ही करना पड़ेगा और टीचर ही बनना पड़ेगा, गलत बात है। गेट के देने के बाद आप जॉब भी कर सकते हैं। और एक और चीज, गेट का जो प्रिपरेशन है वो आपको आपके इंटरव्यू में भी हेल्प कर सकता है। गेट का सिलेबस ही क्या है? गेट का सिलेबस आपका इंजीनियरिंग सिलेबस ही है जो आप 4 साल पढ़ते हैं। हेंस अगर आप वो पढ़ते तो एक तरह से आप इंजीनियरिंग का ही रिवीजन कर रहे हैं और अपने इंजीनियरिंग में ही अपने आप को और टेक्निकली साउंड बना है। अब मैं आता हूँ वो क्वेश्चन पे जो आतिक सर ने हमसे पूछा था कि वाई एमटेक, वाई एनी मास्टर्स क्यों करने की जरूरत है। तो जैसे हमारे सलमान सर ने बताया कि हायर डिग्री इज ऑलवेज हेल्पफुल। कोई ये ना सोचे अरे अब बैचलर हो गया ना, बीटेक हो गया ना, अभी एमटेक करके क्या फायदा। नहीं, मास्टर्स की डिग्री या हायर डिग्री आपको डेफिनेटली एक हेल्पफुल डिग्री है। एट द सेम टाइम मैं कहूंगा कि अगर आप इंडिया में एमई या एमटेक करते हैं तो डेफिनेटली इट इज अफोर्डेबल। इंडिया में एजुकेशन, हायर एजुकेशन इज डेफिनेटली अफोर्डेबल। अगर आप चाहें तो आप लोन्स ले सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। बट कंपैरेटिवली अगर आप दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करें तो डेफिनेटली दिस इज वेरी अफोर्डेबल। नेक्स्ट इज, मास्टर्स में आपको कई तरह के स्पेशलाइज स्किल्स सिखाए जाते हैं जो आपको बैचलर्स में नहीं सिखाएगा। आप एक सब्जेक्ट को पकड़ करके उसमें मास्टर्स कर सकते हैं। एक मिसाल देता हूं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट होता है थर्मोडायनेमिक्स, जो एक सेमेस्टर में ही पढ़ाया जाता है। पर अगर आप उसमें स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 2 साल तक डिटेल में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका उस सब्जेक्ट पे अच्छा ग्रिप आ जाएगा और थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जो भी थर्मल कंपनीज है वहां पर आप अच्छे से जॉब अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, आईआईटीज एंड एनआईटीज गिव यू एन एडवांटेज। अगर आपका बीटेक एक लोकल कॉलेज से हुआ है और आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार यहाँ पर तो कैंपस अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो आप डेफिनेटली आप अपना मास्टर आईआईटी या एनआईटी से कर सकते हैं। बिल्कुल आप वहां के कैंपस जॉब का एडवांटेज ले सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पास एक और ऑप्शन रहता है कि आप अपने मास्टर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं पीएचडी में। तो पीएचडी करना भी पॉसिबल होता है आफ्टर बीई और आफ्टर एमई और एमटेक। अब 2 स्लाइड्स मैं बहुत जल्दी से ले लेता हूं। दोज आर माय लास्ट स्लाइड्स, दैट इज एमबीए आफ्टर इंजीनियरिंग। और मैं इस पे हमारे आतिक सर से क्वेश्चन पूछूंगा, हालांकि वो होस्ट है हमारे, पर मैं उनसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आतिक सर, आप, कई स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि अरे अभी इंजीनियरिंग कर लिया, अब एमबीए करने की क्या जरूरत है, ये तो एक तरह से पटरी बदलना हुआ। पर मैं उनको ये नहीं कहता। मैं एक बात पे अग्री करता हूँ कि इंजीनियरिंग कंपनी को चलाने के लिए इंजीनियर्स की जरूरत होती है। अगर वो मैनेजर्स है तो मैनेजर को भी इंजीनियरिंग करना जरूरी है, क्योंकि इंजीनियर्स को मैनेज करने के लिए भी इंजीनियर की जरूरत होती है। यहां तक कि मैं कहूंगा कि एक वर्ड इनोवेट किया जाता है, टेक्नो मैनेजर। ऐसा मैनेजर जिसके पास मैनेजमेंट स्किल्स भी हो और टेक्निकल स्किल्स भी हो। सो टेक्नो मैनेजर इज डेफिनेटली वन थिंग। नेक्स्ट थिंग इज टेक्नो एचआर। ये भी वर्ड इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ऐसे एचआर जो इंजीनियर्स हो, सिर्फ एचआर नहीं हो, इंजीनियर्स हो। तो इंजीनियरिंग और एमबीए किया, ऑफ कोर्स ये बहुत लोग करते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो उस इंजीनियर का दर्द समझ सके। इंजीनियर का दर्द इंजीनियर नहीं समझ सकते, करेक्ट। एक्चुअली इसमें क्या है ना सर,
मेन चीज आपने जो बताई माशाल्लाह बहुत प्यारी बात आपने बताई यहाँ पर कि इंजीनियर्स को डील करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए हमको एक ऐसे बंदे की जरूरत है जो कि उनका दर्द समझ सके, लेकिन दर्द के साथ साथ उनको मैनेज करने के लिए वो एक्सपर्टीज चाहिए, वरना होगा ये, कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो टेक्निकल सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं वो घुमा देते हैं, नहीं नहीं ये हमारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया में नहीं है, ये हमारे केआरए में नहीं है, ये हमसे नहीं होगा, ये उनसे होगा। एक्स वाई जेड टीम को वो ब्लेम करना शुरू करते हैं। अगर वो टेक्निकल मैनेजर होता है तो इंजीनियरिंग करने के बाद अगर एमबीए भी करता है तो वो उसको एमबीए से तो उसको मैनेजरियल एक्सपर्ट्स तो आ जाएंगे, उसको मैनेजमेंट स्किल्स तो उसको आ जाएंगे, लेकिन क्योंकि वो इंजीनियर है, क्योंकि वो सब्जेक्ट को समझता है, तो वो प्रॉपरली गाइड कर पाएगा। ठीक है, अगर तुम नहीं कर सकते तो उसको काम करवाने के लिए वो एक्सपर्टीज तो उसके पास तो स्किल्स है, लेकिन वो ब्लेम गेम से बच जाएंगे यहाँ पर। फिर बाद में वो इट विल लीड टू एस्केलेशंस, और उस एस्केलेशन से बचने के लिए, अपना नाम खराब ना करने के लिए, अगर टेक्निकल मैनेजर हो तो उसको आसानी से वो डील कर पाएगा। तो इसीलिए फिर आपने जैसे बताया कि टेक्नो मैनेजर और टेक्नो एचआर जो है, अगर वो चीज को समझते हैं तो उस हिसाब से वो उसको आसानी से डील कर पाते हैं। तो इसीलिए एमबीए, अगर आप इंजीनियरिंग के बाद एमबीए करना चाहते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। दिस विल हेल्प यू इन योर करियर इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह, बिल्कुल। और जैसे सलमान सर ने कहा कि इंजीनियर्स को मैनेज करने के लिए भी इंजीनियर्स की जरूरत होती है, चाहे मैनेजर हो, चाहे एचआर हो, चाहे ऑपरेशंस वाले हो, चाहे सप्लाई चेन वाले हो, सबके सभी इंजीनियर 90% तो सब इंजीनियर्स ही होते हैं। और अगर मैं मेरी कंपनी की बात करूं तो मेरी कंपनी में जो एचआर है वो भी इंजीनियर है, मेरी कंपनी में जो मैनेजर है वो भी इंजीनियर है, मेरी कंपनी में जो सप्लाई चेन जो रिलेटेड जो काम करते हैं वो भी इंजीनियर्स है। क्यों? क्योंकि वो लोग इंजीनियरिंग एस्पेक्ट को समझते हैं। अगर मैं कोई टेक्निकल उनको चीज समझा, सप्लाई चेन के बारे में थोड़ा बताइए ना। सप्लाई चेन वाले वो होते हैं जो ऑपरेशंस, अगर चलिए एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, ऑपरेशंस, इंजीनियरिंग ऑपरेशन जो आई में से कंपनी का डील करते हैं, या इंजीनियरिंग फाइनेंसेस वाले जो होते हैं, मैं वर्ड यूज कर, अब आप बोलेंगे फाइनेंस तो कॉमर्स की फील्ड है, नहीं, इंजीनियरिंग फाइनेंस वाले वो होते हैं जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की हो और मास्टर्स अपना एमबीए जो है वो फाइनेंस में किया, तो उनके पास एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। डेडली कॉम्बिनेशन जैसे कहते हैं कि इंजीनियरिंग का टेक्निकल बैकग्राउंड भी है, साथ में फाइनेंस के स्किल्स भी है। हेंस अगर कोई कंपनी को टेक्निकल चैलेंजेस आए फाइनेंस के, तो ऐसे लोग उस प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आतिक सर, मैं अब बात करूंगा एंट्रेंस एग्जाम की। तो सबको पता है कैट और सीईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं। कैट इज फॉर गेटिंग इनटू आईआईएम। और एक चीज ये जनरली कही जाती है कि अगर आपको एमबीए करना है आफ्टर इंजीनियरिंग, तो आप कुछ वर्क एक्सपीरियंस ले लें, उसके बाद आप एमबीए करें तो बेहतर रहेगा। एंड ऑफ कोर्स सबको आईआईएम के बारे में पता ही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। मैं अपनी लास्ट स्लाइड पे आ चुका हूँ और इंशाल्लाह इस स्लाइड के बाद आप क्वेश्चन आंसर लेंगे। बहुत ज्यादा वक्त नहीं है इसके लिए, मैं उसको टचअप करके निकलता हूँ। एमएस आफ्टर इंजीनियरिंग, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं हम एमएस करें, मास्टर्स करें, इंडिया से नहीं पर मास्टर इन साइंस जिसे कहते हैं इंडिया के बाहर से, तो उसे जनरली एमएस कहा जाता है। फॉरेन यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, डोंट वरी, आप ये भी कर सकते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी से, पर नो द फॉरेन यूनिवर्सिटी। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी, कहीं से भी, कहीं पर भी आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई कर दिया, नहीं, आपको आपकी फॉरेन यूनिवर्सिटी के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। बीच में हमारे इरफान सर ने पोलैंड के बारे पे आई में से डिटेल सेशन लिया था कि पोलैंड में किस तरह से आप अप्लाई करके अपना वहां से मास्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं, एजुकेशन पूरी कर सकते हैं। कई सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, जीआरई, टोफेल नाम की, उसमें आपको बहुत जरूरी है कि आप अपनी फंडिंग को समझिए, लोन को समझिए, लोन स्ट्रक्चर को समझिए। आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं वहां पर, कि फुल टाइम करना चाहते हैं, पार्ट टाइम वर्क करके अपने मास्टर्स को फंड करना चाहते हैं, वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। नो योर एक्सपेंसेस एंड द फीस ऑफ द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी की फीस या इंडिया की ऐसी नहीं होती, फॉरेन यूनिवर्सिटी की फीस बहुत ज्यादा होती है कंपैरेटिवली। अगर आप यूएस की कोई भी यूनिवर्सिटी ले लें तो इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी से कम वो 10 गुना ज्यादा महंगी है। तो सिर्फ ये बोल देना कि मैं वहां से बस कर लूंगा, वो पॉसिबल नहीं होता। आपको वहां के एक्सपेंसेस जानना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स यू हैव टू लुक आल्सो फॉर स्कॉलरशिप। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको एमएस करना है बाहर से, तो गेट इन टच विद द प्रोफेसर्स। यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर होते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी, कि आप लिंक्डइन के थ्रू या ईमेल के थ्रू आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको चांस मिल गया कि फंडेड प्रोजेक्ट पे काम करने का, तो आप अपने मास्टर्स के साथ साथ
पैसे भी कमा सकते हैं। अब आप सोचोगे सर मास्टर्स के बाद पैसे कमाने, आपको आपके मास्टर्स करने के लिए पैसे मिलेंगे इंटर्नशिप्स के आई में से, या जिससे स्टाइपेंड कहा जाता है इंजीनियरिंग लैंग्वेज। तो आप अच्छा स्टाइपेंड लेकर के भी आप अपना एमएस पूरा कर सकते हैं। और अच्छी कई सारे एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं। इंशाल्लाह अगर कोई चाहता है हमसे कनेक्ट करना तो हम मैं उसके डिटेल्स भी इंशाल्लाह प्रोवाइड कर सकता हूँ। So this was my last slide on MS in engineering. Over to you, Atik sir and Salman sir. थैंक यू सो मच इंजीनियर सलमान सर, आपने बहुत अच्छे अंदाज में आपने हमारे स्टूडेंट्स की और हमारे नाज़रीन की आपने रहनुमाई फरमाई है। एक सवाल यहाँ पे आता है सर कि इंजीनियरिंग हमने कर लिया, आज हमारा रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट आने के बाद अब बंदे को अपने करियर के ऑप्शंस तलाश करने के लिए किन बातों को जहन में रखना चाहिए? एक यानी ऐसा, वैसे तो आपने बता दिया कि अलग अलग स्ट्रीम्स क्या क्या होती है, वो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन अपने करियर को सेलेक्ट करने के लिए किन बातों को जहन में रखना चाहिए? थोड़ा आप इस पे अगर तवज्जो दिलाएं तो बड़ी नवाजिश। राइट, सो देखिए करियर ऐसी चीज होती है ना आतिक सर, जो हम नेविगेट करते हैं और हर करियर डिफरेंट होता है। अगर मैं सोचूं कि मुझे इस इंसान जैसा ही करियर बनाना है तो पॉसिबल नहीं होगा। हर एक को हर एक तरह की अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, हर एक के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। अगर मैं कहूँ सभी बच्चों को कि आज आपको बीटेक के बाद एमटेक करना है, सब बोलेंगे सर पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, हमारा फैमिली बैकग्राउंड अलाउ नहीं करता। हेंस आपको आपके डिसीजंस को एनालाइज करना पड़ता है। अब डिसीजंस को एनालाइज करने के लिए 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले आपके पास क्या एमटेक करने का वक्त है, क्या आप एमटेक करने के लिए 2 साल इन्वेस्ट करना चाहते हैं? अगर आंसर यस है तो आप जा सकते हैं डेफिनेटली। क्या आपके पास, नंबर 1 इज टाइम, नंबर 2 इज फंडिंग, एंड नंबर 3 दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, दैट इज इंटरेस्ट। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है, ये 3 चीजों को अगर आपने अपने आप को सवाल कर दिया ना और उसके जवाब आ गया तो इंशाल्लाह आप एक सही करियर इंजीनियरिंग के बाद चूज कर सकेंगे। आतिक सर आप म्यूट पे। थैंक यू सो मच सलमान सर। अच्छा सलमान शेख सर से मेरा एक सवाल है सर, इसमें जब कोई आईटीआई करते हैं तो आईटीआई करने के बाद ये भी माशाल्लाह काफी फील्ड पे एक्सपर्ट होते हैं और फील्ड पे उन्हीं को काम करना होता है। इंजीनियर भी करते हैं, इंजीनियर भी इनसे हेल्प लेते हैं, हेल्प लेके काम करवाते हैं। तो एक आईटीआई, अच्छा आईटीआई होने के लिए उसको क्या करना चाहिए? एक अच्छा आईटीआई के लिए माशाल्लाह बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आईटीआई के लिए, इसके लिए आपको जो है आपका इंटरेस्ट कैसा है, आप उस चीज़ में अगर आप खुद से गए हैं, आपने सर्च करके गए कि आपको ये बनना है। जैसे मैं मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन हूँ, तो मैंने खुद चाहा था कि ये मैं फील्ड सेलेक्ट करूँ, तो मेरा इसमें इंटरेस्ट था तो मैं गया। तो मुझे अब जब काम करता हूँ तो मुझे मज़ा आता है। अगर किसी का इंटरेस्ट नहीं है और वो चला गया है तो बेसिकली फिर वो उसका फिर वैसा दिल लग के फिर नहीं होएगा काम, और वो फिर वो काम में वैसा एक्सपर्टीज नहीं दिखा पाएगा। तो ये तो सबसे पहला पॉइंट रहा कि आपके इंटरेस्ट था। और दूसरी बात है कि आप उसके बाद जो है, जैसे कंपनी में आपका प्लेसमेंट होता है, अगर प्लेसमेंट नहीं भी हो, अगर आप कई कंपनी में लगते हैं तो आपको जो है सबसे पहले आपका जो पेमेंट रहेगा बहुत कम रहेगा, तो लेकिन आप घबराएं नहीं, लेकिन आप वहाँ पे सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की, मतलब जो होता है सीखने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा आप सीखते रहेंगे स्टैंडर्ड्स, जितना ज़्यादा आप सीखते रहेंगे चीज़ों कंपनी के बारे में, तो आप उतने ज़्यादा एक्सपर्टीज होते जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, बड़े ही अच्छे अंदाज में आपने इसका जवाब इनायत फरमाया है। सलमान शेख सर, एक और सवाल ये है कि आईटीआई जब हम करते हैं तो इसके सर्टिफिकेशंस वगैरह तो साथ ही में हमको मिल जाते हैं, लेकिन आईटीआई में अगर जो कोई इंटरेस्ट रखता है, अगर ये फर्दर स्टडी करना चाहता है तो इसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए जी आगे ऑप्शन है इसके लिए? आईटीआई के बाद जो है, जैसे बेसिकली आईटीआई जो होता है 2 ईयर्स का कोर्स होता है। और उसके बाद आपको जो, अगर आप डिप्लोमा करना चाहेंगे तो उसके बाद ऑप्शन जो रहता है हमारे पास डिप्लोमा करेगा। अगर आपने मैकेनिकल करा है तो आपको मैकेनिकल ड्रॉसमैन करे तो उसमें आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिलेगा। अगर आपने सिविल ड्रॉसमैन करे तो आपको सिविल इंजीनियरिंग मिलेगा। लेकिन इसमें प्लस पॉइंट ये रहेगा कि आपको जब इंजीनियरिंग डिप्लोमा में आप जाएंगे तो आपको डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। तो बस आपको 2 साल और डाल के आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। यानी आईटीआई करने के बाद भी आगे करियर ऑप्शंस है जी और जी जी, वो करेक्ट। बेहतर अपने करियर को बना सकते हैं। अगर जी, पढ़ाई करना चाहते हैं तो पढ़ाई भी कर सकते हैं, अगर जॉब करना चाहते हैं तो जॉब भी कर जॉब सकते भी हैं। कर माशाल्लाह सकते सर, एक सवाल आया यहाँ पर कि डिप्लोमा के अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए गेट
की एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में सवाल आया है कि वो कहते हैं कि गेट की तरह कोई एग्ज़ाम है क्या डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए? और डिप्लोमा के लिए तो मैं कहूंगा डिप्लोमा के बाद आप गेट नहीं दे सकते। गेट की मिनिमम एलिजिबिलिटी इज अ बैचलर्स डिग्री। हाँ, और क्या गवर्नमेंट गेट की जॉब्स के तरह लिए कोई? आप गेट की तरह मतलब मैं गेट की तरह नहीं समझ सकता क्या एग्जाम है। एक तरह से एंट्रेंस एग्जाम अगर आप ये कहें तो आप डिप्लोमा के बाद गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो गेट की तरह होते हैं। गेट की तरह होते? सुभान अल्लाह। एक्चुअली ये सवाल बराबर ही इन्होंने फ्रेम नहीं किया है। मुझे लगता है कि शायद ये पूछना चाहते हैं कि डिप्लोमा के बाद कोई ऐसा एंट्रेंस एग्जाम हो जिसमें फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं, तो अगर आप फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं तो गेट के बाद ने डिप्लोमा के बाद अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे कि सलमान साहब ने आपको बताया कि आईटीआई के बाद भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। डिप्लोमा के बाद भी अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसमें डायरेक्टली आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। तो अगर आपका सवाल ये है तो उसका जवाब इस तरीके से आप पा आईटीआई सकते हैं। आईटीआई के बाद कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, डायरेक्टली अच्छा। आपको मिल जाएगा। आईटीआई अच्छा, के बाद डायरेक्टली कोई मिल एंट्रेंस जाएगा। एग्जाम नहीं जी होता जी, और डिप्लोमा के बाद भी कोई एंट्रेंस कोई एग्जाम नहीं एंट्रेंस। होता, डायरेक्ट आपको सेकंड ईयर में एडमिशन। अच्छा, हमारे यहाँ पर है हैदराबाद में यहाँ पर है ओके ओके। तो शायद जी जी। अच्छा, थैंक यू सो मच सर, आप लोगों के वक्त के लिए। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग सेशन आपने इसको बनाया। मैं तो लग रहा था कि वाटर आफ्टर इंजीनियरिंग ये थोड़ा सा ड्राई सब्जेक्ट है, कितना इसमें हम इस पे इन्वॉल्व हो पाएंगे, लेकिन माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने इसको आर्टिकुलेट किया है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे नाजरीन इसको समझ गए होंगे। अगर आपको फर्दर कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे SDI उम्मीद का जो हमारा फेसबुक जो हमारा पेज है, आप उसको वहां पर आपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे हमको सवाल कर सकते हैं। आप SDI उम्मीद का जो हमारा क्या कहते हैं, एक और जो हमारा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है, लर्निंग ग्रुप, अगर आप इसमें सवाल करते हैं तो आप जरूर ब जरूर आप हमसे सवाल एक और कीजिए, हमसे क्वेश्चन अप्रोच आया है, कीजिए। अगर ले हाँ सकते सर। हैं तो। एक और क्वेश्चन आया है मोहम्मद एजाज से कि बीटीएक तुमने प्राइवेट कॉलेज से किया हुआ है, तो उन्हें जॉब लेना डिफिकल्ट होगा इसमें, ये पूछना चाह रहे हैं। सर आप म्यूट पर हैं। बीटेक किसमें किया है? नॉर्मल सिर्फ बीटेक लिखा हुआ है, बीटेक प्राइवेट कॉलेज से किया हुआ है ऐसा लिखा हुआ है। जी, तो अगर बीटेक उन्होंने अगर प्राइवेट कॉलेज से किया है तो अभी मैंने एक स्लाइड बताई थी ऑफ कैंपस जॉब्स को किस तरह से अप्रोच किया जाए। ये जनरली प्राइवेट कॉलेज में ऑन कैंपस इंटरव्यू भी होता है, ऑफ कैंपस भी इंटरव्यू होता है। तो अगर वो इस सेशन में थोड़ा सा पीछे जाए तो मैंने ये 2 पॉइंट्स कवर किए, अगर वो देख ले तो उनको इंशाल्लाह इस सवाल का जवाब मिल जाएगा किस तरह से वो अपने आप को अप्रोच कर सकते हैं। और आप कुछ। मैंने खुद अभी एक क्वेश्चन देखा, किसी ने जी लिखा है सर मैंने एमटेक कंप्लीट किया है इन पावर सिस्टम्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आतिक सर बड़ी बेहतर तरह से जानते हैं, एंड आई वांट टू वर्क इनटू द एविएशन सेक्टर, कैन आई? सो आपका आंसर बिल्कुल यस है, बिल्कुल सही। एविएशन सेक्टर में सिर्फ मैकेनिकल नहीं होता, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं हो, या सिर्फ एविएशन नहीं होता। एविएशन सेक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल मोटर्स होते हैं, बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं, पावर सिस्टम्स होते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कहा जाता है। आतिक सर हमारे एक्सपर्ट है इस टॉपिक में। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी इस फील्ड में काम कर सकते हैं। आप अलग अलग एविएशन कंपनीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ मैं नाम दे दूं, जिसका मिसाल के तौर पर GE एविएशन, रोल्स रॉयस, कॉलिंस एरोस्पेस, एयर इंडिया जो खैर बंद हो गया, पर ठीक है, आप उसमें भी जॉब कर सकते हैं। टाटा हो गया। परफेक्ट सर, एक्सेलेंट। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने ये जवाब दिया है। सलमान शेख सर से एक सवाल है सर कि सर ये जो भी बंदे यहाँ पर ITI करने के बाद अपने करियर को जॉब में जब ये तलाश करना चाहते हैं तो किस तरीके के इनको जॉब मिलते हैं? ये तो डिपेंड है सर, आप क्या आईटीआई करें। अगर आपने डिजाइनिंग में करा है तो आपको एज ए जूनियर ड्राफ्ट्समैन मिलता है। अगर आपने HVAC करा है तो आपको एज ए फील्ड टेक्नीशियन मिलता है HVAC का। अगर आपने AC मैकेनिक करा है तो वो भी आपको एज ए AC मैकेनिक टेक्नीशियन मिलता है। इलेक्ट्रिकल में अगर आपने इलेक्ट्रिशियन करा है तो वो भी इलेक्ट्रिशियन का ही आपको जॉब मिलता है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो फील्ड है उसके हिसाब से फिर आपको उन कंपनीज में जॉब मिलता है। अच्छा, बहुत ही थैंक यू सो मच सर। जी जजाक। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह सलमान शेख सर, सलमान पेटीवाला सर, आपके वक्त के लिए, आपके इस बेहतरीन अंदाज में बयान करने के लिए, आपने जो खोल के जो बताया है
इंजीनियर्स को, क्योंकि खुद एक इंजीनियर होने के नाते मैं समझ सकता हूँ कि जो इंजीनियरिंग पास कर लेते हैं वो कितना कंफ्यूज रहते हैं कि हम कहाँ जाएं या यहाँ जाएं या वहाँ जाएं। ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे रास्ते पे ठहरे हुए हैं जहाँ पर मल्टीपल वेज हैं और किस रास्ते को चुने, लेकिन करियर बराबर नहीं चुन पाते थे। जब हम इंजीनियरिंग वगैरह करते थे, जब हम तकरीबन पढ़ाई करते थे, तब हमारे पास हमारी रहनुमाई के लिए कोई ऐसे सेशंस नहीं होते थे। लेकिन अल्लाह का फजलो करम है और हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता है कि अल्हम्दुलिल्लाह टीम उम्मीद आपके लिए ये सेशन सकती है। तो इसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करें, आप पार्टिसिपेट करें। एवरी संडे 4 PM से 5:30 PM आप इसको ब्लॉक कर लें, चाहे कोई सेशन हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो कोई और स्ट्रीम से ताल्लुक रखता हो। कि लर्निंग के लिए अपने बच्चों को, मैं पेरेंट्स से खास करके गुजारिश करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए टीम उम्मीद से आप उनको जोड़ें। हमारे वक्त में ये चीज़ नहीं थी, लेकिन हमने उसको महसूस किया, दिस वाज द रिक्वायरमेंट, और इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अलग अलग स्ट्रीम्स के एक्सपर्ट्स हमारे यहाँ मौजूद हैं। तो आप इस पर्टिकुलर फील्ड से, SDI उम्मीद से आप इस्तेफादा करें, आप इससे फ़ायदा उठाएं। और ये सर्विस बिल्कुल फ्री ऑफ सर्विस है, आपको कोई चार्ज नहीं करते हम इसके लिए। बस ये चाहते हैं कि आप, हमारी कौम आगे बढ़े, हमारे लोग आगे बढ़े, उनका मुस्तकबिल अच्छा हो, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर गुजार सके, ये हम चाहते हैं। तो आप एवरी संडे 4 PM to 5:30 PM हमसे आप जुड़ें। नेक्स्ट वीक आप हमसे एक और अच्छे टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आइए दुआ के साथ हम अपने इस सेशन का अख्ताम करते हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व